आज हम साइट्स को पढ़ेंगे। इसमें फिर कल का भी लेक्चर लगेगा, परसों का भी लगेगा, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आज देखता हूँ अगर ये साइट्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम थोड़ा सा करेंगे इनके बारे में, इनके रिलीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम, ठीक है। साइट्स में आपने जो सबसे पहले देखना है, जो हमने करना है, लोथल है और ये आपको याद रखना है गुजरात में है, ठीक है। अब क्या फ़ॉन्ट किया गया है ये थोड़ा दिमाग में आपने रखना है। जैसे इसमें आप ले लो एविडेंस ऑफ डबल। डबल क्या? पहले मैं लिख देता हूँ फिर उसके बाद हमें कल कन्फ्यूजन हो गई थी रंगपुर में। रंगपुर इज़ आल्सो अ सिटी इन बांग्लादेश, ठीक है। हाँ हाँ गुजरात में ही है, हमें कल वो कन्फ्यूजन हो गई थी ना, तो गुजरात में है, बाद में बताया था ना मैंने। अब ये यहाँ पे जो कल्टीवेशन ऑफ जो राइस है ये रंगपुर में आपने ब्रैकेट में लिखना है इसको, ठीक है। ये वाला इसको लिख देना है ज़्यादा स्पेसिफिकली। इतना तो पूछेंगे नहीं क्योंकि आपका लोथल है, लोथल के गुजरात है, सीधा आ गया कल्टीवेशन ऑफ राइस। इतना नीचे नहीं जाएंगे ये कि रंगपुर में जो है इसमें ये जो बीड मेकर्स की शॉप जो होती थी वो ट्रेडिंग के लिए भी, मतलब ऐसा नहीं था कि लोकलाइज था, फॉर लोकलाइज कस्टमर्स के लिए होता था, उसको ओवरसीज़ ट्रेड के लिए भी जो है इस्तेमाल करते थे जो शॉप्स वहाँ पे थी। देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज़ कॉटन के लिए
जिसको एक और नाम से जाना जाता है मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये भी समझाता हूँ अभी कि मैंने मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या होता है। मैनचेस्टर क्या है, कॉटन ट्रेड तो चलो ठीक है, इट मीन्स देयर वाज अ सरप्लस ट्रेड, देयर वाज अ वेरी ट्रेड एज फार एज द कॉटन इज वाज कंसर्न, कॉटन वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड सेंट्रल, ज़्यादा होता था यहाँ से मैक्सिमम। टेराकोटा मॉडल ऑफ बोट्स आ गया। इसमें एक और था, वो लिख लो आप, सर्कुलर बटन सील। सर्कुलर बटन सील, सील के अलग अलग, कुछ सर्कुलर में थी कुछ, ठीक है, सर्कुलर बटन सील्स, ठीक है। देखो अब लिंक हमने कैसे करना है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा ये जो जो हमें यहाँ पे ये मिल रहा है इसको मैं लिंक करता जाऊँ रिलीजियस के साथ, सोशल लाइफ के साथ, इकोनॉमिक लाइफ के साथ, ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ के साथ, इनको मैं लिंक करता जाऊँगा। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है, ये सिंपल सी बात है कि एक्चुअल में जो इनकी जो कब्रें थी वो किस तरह से बनाते थे, वो कैबिन्स जैसा बनाते थे इस तरह का। एक तो है ना जैसे हम लोग बड़ा डीप जाके उसको खुदाई करते हैं, ठीक है, फिर मिट्टी डालते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज करो ये इस तरह के ना ब्रिक्स का बनाते थे, हाँ, ईंटों की, बीच में मड का भी बनाते थे कुछ जगहों पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि लोथल में ही था, बाकी जगहों पे भी फाउंड किया गया है। इस तरह का बनाते थे अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ, नॉट द बीनीथ, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ये थोड़ा सा बनाया, फिर उसी को कवर कर दिया। तो इसमें ये क्या करते थे, ये जो डबल वाला है इसमें दोनों को दफना देते थे। फाउंड की गई है, इनके मिले हैं हमें रिमेन्स मिले हैं जहाँ पे बोथ द सेक्सेस, मेल और फीमेल जो है उन कब्रों में, और जो मोस्टली जो है ब्रिक्स लगाते थे वो, कुछ जगहों पे उन्होंने मड का इस्तेमाल करके वो बनाया हुआ है, ऐसे कैबिन जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये आप, अभी तो मैंने वो वाला शायद मैंने पढ़ाया नहीं है, वो थोड़ा अब अभी पढ़ा देता हूँ, बाद में भूल जाता है मुझे। जो मैंने कहा था तीन टाइप का इनका था वो, हाँ, जो इनके दफनाने की जो क्रिया थी, प्रैक्टिस थी, वो 3 तरह की थी, ठीक है। इसी को हम इसी के साथ कर लेंगे, बाद में भूल जाता है वरना मुझे। ये समझ आया ना। अब वो क्यों करते थे, क्या करते थे, किस पर्पज़ के लिए करते थे, ठीक है। अब सती सिस्टम में भी तो कुछ हद तक वैसे ही रहता था ना। सती सिस्टम में क्या होता था, सती सिस्टम में क्या होता था, इट वॉज अ कस्टम। सती सिस्टम में क्या होता था, क्यों, वाई, कस्टम तो था, बट देयर रीज़न था, कुछ कस्टम था, कोई रीज़न क्यों करते थे, वाई। ये अब ये वाला जो है ना, मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ अभी, ठीक है, रिलीजन वाले के साथ इस पॉइंट को। बताओ क्यों सर उसको क्यों करते थे, बताओ भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। हिंदू जो जलाते थे, जलाने वाला, दफनाने वाला मैं क्रिया नहीं बोलूँगा, दफनाने वाला भी था, मगर मैं जलाने वाली बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जो बिकॉज द वाइफ वॉज कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हस्बैंड, अर्धांगिनी, ठीक है। तो अगर पति एग्जिस्ट नहीं करता तो वाइफ को कोई राइट नहीं था जिंदा रहने का, ठीक है। सो एग्री करते हो आप इसके साथ, हाँ, तो बड़ी अजीब सी है ना, ठीक है। अभी बताता हूँ, पहले ये लिख लेते हैं।
फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल देखो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, वो जो प्रैक्टिस थी उस प्रैक्टिस की कोई रीज़न थी, ठीक है, उस प्रैक्टिस की रीज़न थी जैसे मैंने कहा वो बड़ा वो उन प्रैक्टिसेस को लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती सिस्टम के साथ एक और प्रैक्टिस होती थी फीमेल इन्फेंटिसाइड। पता है क्या वो फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है? हाँ 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 बिल्कुल, फीमेल लड़की को, बच्ची जो होती थी, ठीक है, तो पैदा होने के बाद उसको दफना देते थे। आज भी वही होता है, अबॉर्शंस। तब तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, तो इस तरह की बड़ी मतलब अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं थी। ये कहते हैं कि इनका भी वैसे ही रहा। अब ये क्या करते थे, ये इकट्ठा क्यों उसमें दफनाते थे, अलग से क्यों दफनाते थे, कुछ मड से ग्रेव्स बनाते थे कुछ जगहों पे, तो अलग अलग क्रिया आप बोलो, हिंदी में उसको बोलेंगे। अब इनका जो सिस्टम था यह पूरी तरह से दफना देते थे, ठीक है, वेदर वो डबल था या सिंगल था, जो भी था। दूसरा फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल मीन्स पार्ट, उसकी बॉडी का कोई एक हिस्सा वो दफनाया या बाकी वाला पोर्शन जला दिया, तो वो एक ही कंप्लीट क्रिया है, ठीक है। फ्रैक्शनल मीन्स जो पार्ट्स में हम करते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया कि आप क्या करते हैं, आप उसको जला देते हैं और जलाने के बाद जो उसकी एशेज है उसको दफनाते हैं, उसको दफनाते हैं, बिकॉज बहाते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, पहले जलाया फिर उसके बाद उसको उसकी एशेज को दफना दिया, ठीक है। अब ये रिलीजियस बिलीफ्स थे, ये रिलीजियस बिलीफ्स थे। बिलीफ तो बिलीफ है ना, बिलीफ तो बिलीफ है, आपकी बिलीफ कुछ भी है, सुपरनेचुरल एलिमेंट पे आपकी बिलीफ कुछ भी है, ठीक है। जैसे हम इसमें आज पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, जैसे ये, ठीक है, जो अभी मैं इसमें पढ़ाऊंगा, ये लिंग की जो वर्शिप करते थे, ठीक है, लाइक जो शिवा नहीं हम पढ़ते हैं, मतलब ये जैसे आप पढ़ते हो हिस्ट्री में, लाइक आगे हम पढ़ेंगे जैसे, तो ये इसना धर्म, इससे धर्म, तो एक कुछ जगहों पे साइलेंट रहता है, तो शिव गॉड ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये इनकी कुछ प्रैक्टिसेस थी। उसके बाद आया हमारा हाँ, रेक्टेंगुलर शेप्स की कुछ कब्रें थी और ब्रिक लाइन ग्रेव्स, जो मैंने कहा कि थोड़ी सी स्पेस रखी, ज़्यादा नीचे नहीं गए, ठीक है, और उसके बाद उसको ऐसे ईंटों से उसको कवर किया, ठीक है। इसका मतलब है दे डू बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि जैसे यहाँ पे हम बात करें किसकी, कल्टीवेशन ऑफ राइस की, तो राइस एक्सटेंसिवली ये खाते थे। जैसे मैक्सिमम जो है, जो बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते थे फूड में ये लोग, दैट वाज द मटन एंड बीफ। देयर आर सो मेनी एविडेंसेस, देयर वाज एन extensive consumption of the beef and mutton by the people of the Harappan civilization, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, मेंस में आप लिख सकते हो इसको। ट्रेड का तो था ही, ट्रेड में जो ये बीड्स जो बनाते थे उसको सिर्फ लोकलाइज पर्पस के लिए नहीं रखते थे,
उसको ओवरसीज ट्रेड के लिए भी, बाकी जगहों के लिए भी उसको जो है आगे जाके उसको ट्रांसपोर्ट करते थे या ट्रेड करने के लिए उसको आगे भेजते थे। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये कहता है मॉडल्स मिले हैं बोट्स के, इट मीन्स बनाते होंगे बोट्स सी के, जिनको हम सी वॉयजेस कहते हैं, समुद्री यात्राएं। तो समुद्री यात्राएं क्यों करते हैं हम? समुद्री यात्राएं हम मैक्सिमम करते हैं ट्रेड पर्पस के लिए, ठीक है, या एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, तो ये इसका मतलब है अगर वो एविडेंस मिलती है तो इस ये टेराकोटा बना हुआ है मॉडल बोट्स के, तो उससे ये साबित होता है कि ये नेवी में भी इनका था कि ऐसा नहीं कि अगर लैंड लॉक्ड कोई एरिया है या अगर बीच में सी आ रहा है, तो क्योंकि हमें पता है कि ये सिविलाइजेशन, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में इंडस सिविलाइजेशन सबसे बड़ी थी और सबसे एडवांस थी, सबसे बड़ी थी और सबसे एडवांस थी। सबसे बड़ी थी एरिया वाइज, ठीक है, एडवांस थी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि इनमें कारपेंट्री स्किल्स को लेकर इन्होंने ऐसे वो बनाई हुई थी जिसको हम क्या कहते हैं, आरी। ठीक है, तो आज के टाइम में जैसे हमारे पास तो आज के टाइम में वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त वो मशीनें हैं जिससे वो सेकंड में पेड़ों को काट देते हैं, पेड़। ठीक है, देखा होगा आपने, वो इस तरह के ऐसे वो पहले उसको पकड़ता है और सीधा से काट देता है। तो अभी यहाँ इंडिया में नहीं आया है, मगर हम और हमारे इंडिया में भी है अच्छे बहुत सारी ऐसी मशीन्स हमारे पास, इक्विपमेंट्स हैं। तो इन्होंने बनाया था और उसका वो आगे जो रेज़र जिसको हम कहेंगे, रेज़र टाइप का, ब्लेड टाइप का टीथ, तो उससे इतना आसान हो जाता था कारपेंटर के लिए। तो कारपेंट्री स्किल इनके मतलब उसमें भी इनको कोई पछाड़ नहीं पाता था, छोटी सी छोटी चीज़। ठीक है, ओके, नाउ मैनचेस्टर। मैनचेस्टर क्या है, सुना है नाम? कहाँ है मैनचेस्टर यूनाइटेड? बीच में टी शर्ट्स भी लगाई होंगी आप लोगों ने। मैनचेस्टर कहाँ है? अगर अच्छे से 10th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी होगी, 10th में कि 9th में मुझे याद नहीं है, उसमें है मैनचेस्टर केम टू इंडिया। ठीक है, NCERT में अच्छे से अगर पढ़ा होगा। NCERTs पढ़ते नहीं हो तुम लोग? NCERTs स्टार्ट करो, NCERTs, और एक कम से कम कुछ नहीं 20 दिन एक बुक को दे दो, पढ़ते रहो वही। देखो, पढ़ने का एक तरीका होता है। दिन में आप कितनी बुक्स पढ़ते हो? सपोज करो 8 घंटे बैठते हो, 8 घंटे में कितनी बुक्स पढ़ते हो? बुक्स मतलब टॉपिक्स, पूरी बुक्स नहीं, मतलब कितने कितने लेके चलते हो? अरे सपोज करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यार, अब मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता कितना पढ़ते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एवरेज आपका। जैसे सपोज करो आप 8 घंटे बैठते हो, तो 8 घंटे में क्या एक ही टॉपिक पढ़ते हो आप? एक टॉपिक मतलब सिर्फ GS1 में सपोज करो पॉलिटी पोर्शन है या हिस्ट्री पोर्शन है, यहाँ सारे कंपोनेंट्स टच करते हो, या सोशोलॉजी वाला पकड़ा, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन पकड़ा, इन्वायरमेंटल साइंस वाला पकड़ा, इंटरनेशनल रिलेशन वाला पकड़ा, कैसे पढ़ते हो? कंपोनेंट्स 3-4 पढ़ते हो कि एक ही कंपोनेंट पढ़ते हो? बहुत गलती करते हो, बहुत बड़ी गलती। देखो, ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपने कवर करना है, वो तो ऐसे भी कर दोगे। ऑब्जेक्टिव ये है वो याद रहने चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक दिन में, मैं तो कहता हूं कि 2 दिन का गैप दे दो, 3 दिन का दे दो, एक दिन में अपने माइंड को एक ही कंपोनेंट के लिए तैयार करो। ठीक है, क्योंकि कवर करना ऑब्जेक्टिव नहीं है आपका, वो तो ऐसे भी कर लोगे, वो तो कवर हो जाएगा। क्योंकि सपोज करो अगर आप अभी पढ़ रहे हो, पॉलिटी का पढ़ लिया, फिर थोड़ा गैप दिया, फिर स्टार्ट किया इंडियन हिस्ट्री, फिर गैप दिया, फिर स्टार्ट किया वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर स्टार्ट किया, पढ़ गया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पढ़ लिया। ठीक है, आपको लग रहा है बस आप पढ़ रहे हो, आपने कभी इस पर ध्यान दिया हुआ है? आपका माइंड जो है वो मशीन की तरह काम करता है, ये है मशीन ही है और क्या है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है आपका।
तो आपको एक दिन में, जहां तक मेरी जो राय है आप लोगों को, आपको एक दिन में एक ही कंपोनेंट पढ़ना है और बड़ा डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट में एक ही टॉपिक बस पढ़ रहे हो, नहीं। उससे क्या होगा कि आपका माइंड वैसे ही वही रहेगा, दिन भर वही सोचते रहोगे। माइंड को बर्डन नहीं दे रहे हो आप, हार्ड वर्क करे, बर्डन नहीं दे रहे हो। फिर रुक गए, फिर नेक्स्ट डे आपने दूसरा कंपोनेंट स्टार्ट किया, देखो फिर क्या आपकी ग्रोथ निकलती है। ये जो आप हॉच पॉच करते हो ना, ये मिक्सअप करते हो, ये मिंगल्ड करते हो ना कंपोनेंट्स को, उससे क्या होता है, कवर तो हो रहा है और आपको लग रहा है नहीं ग्रो कर, प्रोग्रेस निकल रही है, मगर जब एग्जाम में जाते हो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उस दिन क्या होगा कि उसी कंपोनेंट का आपको वो, आपका माइंड साइकोलॉजिकली वैसे प्रिपेयर होगा। आपने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, इकोनॉमिक्स का पढ़ा, आपने टच किया इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, बस आप एक दिन आप पूरा वही सोच रहे हो, न्यूज़ देखी, कुछ देखा, छत पे गए, इधर उधर, वही। सो यू एक्चुअली प्रिपेयर योर माइंड। उससे क्या होता है, उससे आपकी जो रिटेंशन है ना वो बड़ी स्ट्रांग बनती है। माइंड को जितना आप उसमें डालोगे, इकोनॉमिक्स भी डाली है उसी टाइम में, एक ही दिन में, ठीक है, एक दिन में एक कंपोनेंट। मगर दैट डजंट मीन कि एक कंपोनेंट का एक टॉपिक नहीं, सो मेनी टॉपिक्स जो आप कवर कर सकते हो। अगर 8 घंटे पढ़ते हो, इट मीन्स एक कंपोनेंट बहुत, आप एक कंपोनेंट का 60-70% कवर कर लेंगे आप, ठीक है, मगर एक दिन में एक ही कंपोनेंट। क्योंकि माइंड को आपने ज्यादा उलझाना नहीं है, ज्यादा भी ऐसा थोड़ी कि डालते रहोगे, इसमें डालते रहोगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी लाइफ में मुश्किल होती है वो ये होती है कि हम तैयार भी होते हैं, तैयारी भी होती है, सब कुछ आता है, सब कवर भी कर लिया होता है, बस डिलीवर नहीं कर पाते, बाधा आती है डिलीवर करने में। तो चाहे आप 1 स्कोर से हारो या 2 स्कोर से या 100 से, लूज़र इज अ लूज़र। एक्सक्यूज़ तो नहीं चलेगा ना। बेशक आप वाइवा तक पहुंच गए होंगे और 1 स्कोर से रह गए होंगे 2 बार यूपीएससी का, मगर कोई आपको मानेगा कि आप तो क्वालिफायर्स में नहीं आओगे ना। इसीलिए ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी फिर आप पे डिपेंड करता है, कोई जीनियस होगा जो दिन में 3-4 कंपोनेंट्स, मगर मैं कहता हूँ बर्डन नहीं देना है। 8 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे में एक कंपोनेंट एक दिन में रखो, दूसरे दिन में गो फॉर द नेक्स्ट कंपोनेंट, बट उस कंपोनेंट के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते रहो और फिर देखना कितना लाइट आप फील करोगे, कितना मज़ा आएगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी ये सोचो, स्विच किया आपने, 1 घंटे पढ़ा एक कंपोनेंट का, फिर स्विच किया दूसरे कंपोनेंट, फिर 1 घंटे के बाद फिर अपने आप को खुद आप थोड़ा उबारा कर रहे हो। अच्छा हाँ, देखो मैनचेस्टर मैंने आपको बताया था, इसलिए स्टार्ट करना एनसीईआरटी से स्टार्ट करना। मैनचेस्टर यूके में जगह है, ठीक है, उसका बड़ा महत्व है, बड़ा इंपॉर्टेंस है। ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहाँ मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे लाते थे, ठीक है। तो मतलब एक सेंटर था वहाँ पे, आज भी है, ठीक है, ट्रेडिंग सेंटर है या बाकी चीज़ें, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये कहते हैं कॉटन की ट्रेड होती थी ज़बरदस्त यहाँ पे, बेसिक सेंटर था। जैसे हमारे इंडिया में बाहर की कंट्रीज़ के साथ जो ट्रेड होता है वो कौन सी सिटी है जो मेन है? मुंबई है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो एक इसने जो इसको नाम दिया है ना, मैनचेस्टर ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, अगर आपको आ गया तो आपको पता है कि लोथल है, गुजरात में है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है इसकी सिग्निफिकेंस की बात की है इसने, बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव ट्रेड है एंड बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रेड ऑफ कॉटन, इसको ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। देन सर्कुलर सील्स थी, वो लाइक बटन शेप की ऐसे, ठीक है। वो जो सील्स की अलग अलग उन्होंने शेप्स दी थी, कहीं पे इस तरीके से बनी हुई थी, ठीक है, कहीं पे ऐसे, तो वो बहुत सारी है, हजारों में, ओके। नेक्स्ट है आपका बता दूं इसको,
VIRA। ये भी गुजरात में है। जैसे लोथल है ना, लोथल का आप गुजरात में लेके चल सकते हो कि कैसे याद रहेगा। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक वर्ड सुना होगा आपने, लीथल। लीथल का मतलब होता है बड़ा ख़तरनाक, डेडली, ठीक है। तो लीथल से लोथल, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि गुजरात से बड़े धुलंधर निकले हैं। मोदी जी है, गांधी जी है, और है भी। वहाँ के बिजनेसमैन, वहाँ के मर्चेंट्स, वहाँ के ट्रेडर्स धुलंधर हैं। तो उस हिसाब से आप लोथल याद रख सकते हो, ठीक है। ये अपना अपना तरीका है यार, देख लेना आप। मगर जब भी आप इनको याद करोगे, लिखते हुए याद करना है, लिखना है, याद करना है। अब जैसे मैं किसी बच्चे को स्पेलिंग्स याद करवाता हूँ, जैसे कोई बच्चा होता है, मतलब अपने बेटे को या बाकी किसी को, ठीक है। जैसे आ गया कोई वर्ड बताओ, कोई बड़ा सा। ये पेपर देना है इधर मुझे। अरे वो द हिंदू पढ़ा करो यार, द हिंदू लाना, मैं बताऊंगा कौन सा पढ़ना है किसी के पास? लाना, पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, वो थोड़ा बहुत ही पढ़ना होता है। मैंने तो कभी लाइफ में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, मुझे सबसे बोरिंग लगता है, सबसे बोरिंग। डिपेंड करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। मगर ये जिस पर्पज़ के लिए आपको बोला जाता है, उस पर्पज़ की फिर आपको अल्टरनेट करनी पड़ेगी, ठीक है। कि क्योंकि इसको पढ़ने से जो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, ये तैयारी का एक हिस्सा है। तो बेटर है आप, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे अपना फैट बर्न करना है, तो कुछ वॉक रनिंग करते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं हम जिम करेंगे, ठीक है, कुछ बोलते हैं नहीं मैं डाइट बहुत कम कर दूंगा अपनी, ठीक है। तो वो 3-4 मेथड अडॉप्ट करता है। तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको जिम ही ज्वाइन करना है या आपको रनिंग ही करनी है। वैसे ही है, इससे जो बेनिफिट मिलता है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, आप इसका अल्टरनेट भी कर सकते हैं। मुझे तो बोरिंग लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं। इसमें जैसे कोई लंबा सा वर्ड होता ना, क्या होता है? हर एक वर्ड पे नहीं बनता ना, कुछ कुछ का बनता है। मैक्सिमम ये मिस्टेक्स होती है, हमसे भी, बच्चों से भी होती है, छोटे बच्चों से। लंबा वर्ड हो, हाँ, जैसे डेस्टिनेशन आ गया। छोटे बच्चे होते हैं, उनको याद नहीं रहता, ये स्पेलिंग याद नहीं रहते। तो देयर आर सो मैनी। मैं भी अभी भी अगर मुझे स्पेलिंग याद करनी होती है ना, कोई टफ वाली, मैं क्या करता हूँ, उसको ब्रेक कर देता हूँ। अब मुझे पता है ये नेशन है, अलग कर दिया, DES है, बस। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हैं, आई की जगह ई डालते हैं, हाँ होता है, ये देख लेना आप। एस था ही नहीं, एस डाल दिया। तो हमेशा जब भी आपको कोई, ये तो एक तो मामूली सी है ना, ये तो छोटी क्लासेस के लिए है, मगर कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई बहुत सा टफ वर्ड आ गया और आप उसके सिनोनिम नहीं ढूंढना चाहते, और अच्छी बात है, आप वही एग्जाम में लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं थोड़ा मेरा वेटेज बढ़े आंसर का। तो आपने क्या करना है, वो कैसे याद होगा, रट्टा नहीं मारना है उसको, कॉपी पे लिखा, जैसे साइट्स को लिखा, डेट्स को लिखा, आर्टिकल्स को लिखा, ठीक है, वैसे आपने उसको लिखना है और उसके बाद उसको ऐसे ब्रेक जैसा कर देना है। एक बार लिखना ब्रेक करके, वो कभी स्पेलिंग आपको भूलेगी ही नहीं। हम क्या करते हैं, उसको रटा मारते हैं माइंड में, फिर बाद में वही मिस्टेक होती है। बाद में पता चला इसने यहाँ पे आई लिख दिया या यहाँ पे ई लिख दिया, ठीक है, वो देख लेना आप।
देयर आर सो मैनी मैथड्स जो आप डिवाइस कर सकते हो, ठीक है, आप तक है। बस ये है कि जब भी साइड से याद करोगे लिखते हुए याद करनी है, लिखने से ज़्यादा। ओके, इसमें क्या था, इसमें जो था आपका एविडेंस ऑफ डैम्स, इरिगेशन, वाटर रिजर्वायर एंड वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें एविडेंस फाउंड की गई है, एविडेंस ऑफ डैम्स, ओके पहले लिख लेते हैं। बातें नहीं, यूज ऑफ सैंडस्टोन एंड ब्रिक्स। सिर्फ एक ही ऐसा मेटल था, आयरन, जिसका ये यूज नहीं करते थे, बाकी मैक्सिमम ब्राउन्ज एज था, ठीक है, उसमें गोल्ड भी था, बाकी भी थे, आयरन जो अगर आ गया, वैसे आएगा नहीं, बहुत छोटा है ये, इसमें क्या पूछेंगे, क्योंकि पता है, सबको पता होगा, एग्जामिनर इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जीरो बेसिक डाल देगा वो नहीं डालेगा, बेसिक डालता है वो ठीक ठीक डालता है, उसको पता होता है जहाँ से बच्चों की नज़र जाते हुए भी नहीं जाएगी, ठीक है, तो वो पूछ सकता है कि भाई हाँ बताओ, आपको लगेगा सारे मेटल्स थे, नहीं आयरन नहीं था, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। इसमें जैसे आ गया ब्रिक्स, तो चलो ये तो एक कॉमन सी है, मेन सैंडस्टोन का आपने देखना है। देखो मैं आपको बताऊंगा ना, इसमें सिटीज किस तरह की से कैटेगराइज थी, न्यूक्लियस सिटीज एंड द कोस्टल सिटीज। जब अब मैं कल पढ़ाऊंगा इसका, कुछ सिटीज जो थी सिंगल थी, इंडिविजुअली थी, और सेंट्रिक थी, मेन सेंट्रिक थी ट्रेडिंग के लिए या बाकी चीज़ें के लिए, और बहुत वेल टू डू और प्रॉस्पेरस सिटीज थी। कुछ थी जो कोस्टल थी, जिनका ज़्यादा रिवर के पास था। जब अर्ली वाला फेज पढ़ते हो ना इसका, अर्ली फेज में हम उसको एक और फेज से जानते हैं, अर्ली वाले फेज को रावी फेज, ठीक है, जो अर्ली वाले के बाद आया मैच्योर के बाद आया लेटर, ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अर्ली में आया वो बिल्कुल स्टार्ट करता है रावी फेज, इसलिए क्योंकि वहां पे रावी, सतलुज, चिनाब, नीचे इंदस, ठीक है। मैच्योर वाले में क्या हुआ कि मैच्योर वाले में सही तरीके से वो बैठे, लाइक द नियोलिथिक, इनका मैच्योर नियोलिथिक था, ठीक है, और इनका अर्ली पैलोलिथिक था, और जो लेटर वाला था वो बस एंड वाला था, जिसमें ये डिक्लाइन की फेज में गया, ठीक है। बोलोगे सर ये क्या मतलब, ये समझ नहीं आई। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप इसके कॉजेज और डाउनफॉल पढ़ते हो ना, किसके, हरप्पन सिविलाइजेशन के, उसके ऊपर अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग बताया हुआ है, कुछ ने एविडेंसेस के थ्रू बताया हुआ है, और उससे हम एग्री करते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी, जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो उसमें पढ़ते हो, और ये ओरिजिन ऑफ, थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक है, थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, उसमें अलग अलग थियरीज हैं। तो वैसे ही जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर थियरीज पढ़ते हो, उसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी कोई ना कोई होती है, ठीक है। वैसे ही इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो है, जिसको मानना चाहिए और आपको भी लिखना चाहिए एग्जाम में, वो है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज का मतलब ये है कि हर एक चीज़ की एक टाइम होती है कि वो ऐसे जाता है हर एक चीज़, और उसके बाद डाउनफॉल, चाहे वो डायनेस्टी हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो किंगडम हो, चाहे वो सिविलाइजेशंस हो। मेरी बात समझे कि नहीं? तो कुछ हिस्टोरियंस ने वैसे ही डिपिक्ट किया उसको कि भाई ठीक है, तरक्की की, बहुत तरक्की की, पीक पे चढ़ गया,
ठीक है, और उसके बाद जाके पीक पे चढ़ने के बाद डाउनफॉल। डाउनफॉल मीन्स फिर डिके होने लगा वो। उन्होंने बताया है कि नेचुरल रीजन था, कोई ऐसा नहीं था कोई स्पेसिफिकली। मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं? आपके सामने पूरी हिस्ट्री पड़ी है कि वो डायनेस्टीज, वो किंगडम्स जो आज जिनकी लेगेसी है, तो वो भी ऐसे ही थे, पीक पे गए, एक ऐसी जाइगेंटिक एकम्प्लिशमेंट्स हासिल की, फिर आहिस्ता से आहिस्ता। तो ये तो नेचुरली, नहीं तो हमारे साथ भी होता ना, होता है कि नहीं? क्योंकि अब वो कितना और जाता, कितना और जाता, कितना और जाता। अब आपको क्या लगता है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बहुत तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो हमारा डाउनफॉल नहीं हो रहा है? भाई हो तो रहा है एक साइड से। क्यों? क्योंकि नेचर को तो हमने डिग्रेड कर दिया है। कितनी डिजीजेस आ चुकी है। आज आप पानी पीते हो, हवा लेते हो, खाना खाते हो, ये सारी की सारी डिग्रेड हुई है कि नहीं? एक साइड से आप इंसान की तरक्की को रखो और दूसरी साइड से आप देखो कि नेचर के साथ कितना बेड़ा गर्क है। सबसे बड़ी चीज आपके सामने ग्लोबल वार्मिंग है। मेरी बात समझे नहीं? तो इसका मतलब यह है कि वैसे ही ये भी एक रीजन था, नेचुरल रीजन। ठीक है, कि इसमें कोई नहीं था कि भाई ऐसा हुआ था वैसे, ये कहते हैं उन्होंने सिंपल सा उसको कंक्लूड कर दिया। ठीक है, आई समझ? तो इसको हम पढ़ेंगे, मैं बाद में इसमें पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा, अब क्वेश्चन राइज होता है आपका वाटर हार्वेस्टिंग और इरिगेशन। डैम्स का तो चलो पता चलता है, क्या है वाटर हार्वेस्टिंग, क्या है कुछ पता? क्या मतलब, कैसे बताओ, कैसे डिफाइन करो? इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मैरीन टाइम ट्रेड। हाँ बोलो बोलो। वाटर नहीं, वाटर हार्वेस्टिंग एक्चुअली क्या है, मैं वो कह रहा हूँ, कैसे होता है वो नहीं है, मतलब क्या होता है, क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट वाटर हार्वेस्टिंग के कौन सा स्टेप है, किसमें इस्तेमाल किया जाता है? मैरीटाइम ट्रेड। ऐसा फेज आ जाए जब ड्रॉट वगैरह आ जाए उस टाइम। हाँ बिल्कुल। कैसे होती है, कैसे होती हैं? अच्छा, इरिगेशन क्या है? फोर्थ, ये याद रखना भाई, ये हमारा है, यूनेस्को ने इसको क्या डिक्लेयर किया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार आ गया है, मुझे नहीं लगता फिर से आएगा, आ भी सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना, वाटर हार्वेस्टिंग, हाँ, इरिगेशन क्या है, कैसे आओ? देखो, मैं पिछला जो बैच मैंने यहाँ पे लिया था, मैं आई एम ए वेरी स्ट्रेट गाइड पर्सन, मैं बड़ा मतलब सीधी बात करने वाला पर्सन हूँ मैं। वो उन बच्चों में पोटेंशियल था, पोटेंशियल हर किसी में होता है, मगर वो थोड़े ज़्यादा वो थे, और कॉन्फिडेंट नहीं कह सकता मैं, मतलब एरोगेंस था उन लोगों बच्चों में। उनको डांट भी मेरे से बहुत पड़ती थी, एरोगेंस इन द सेंस कि उनको लगता था बस हमें आता है, हमारा माइंड अच्छा है और हम वी आर द बेस्ट। आप लोगों में अभी तक जितने बच्चे यहाँ बैठे मेरे सामने, एक चीज़ सबसे अच्छी मुझे लगी, वो है आप लोगों में सिंसियरिटी है। देखो मेरी बात एक याद रखना, हमारे जम्मू कश्मीर में एक सिस्टम बना हुआ है कि चाहे आपके सामने टीचर जितना बड़ा भी धुलंधर क्यों ना हो, बच्चों को लगता है इसको क्या पता है, हमें ज़्यादा पता है। टीचर क्लास में है ना, वो टीचर है, पढ़ा रहा है, उसको तुमसे ज़्यादा पता है। और टीचर एक सी की तरह होता है, ठीक है, उसको जितना आप
यूटिलाइज उसको कर सकते हो उतना करना चाहिए आपको। सी की तरह मीन्स जितना उसके पास नॉलेज है ना उतना किसी के पास नहीं होता। आपको ये करना है कि उससे जितना बेनिफिट ले सको ले लो। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिंसियरिटी का मतलब ये आ गया कि आप लोग गुड लिसनर हो, ठीक है। बेशक आप 12-12, 15-15 घंटे बैठते हो, गुड लिसनर हो, एक सिस्टम को फॉलो करते हो। दूसरा ये है कि आप अपने साथ ईमानदार हो, अपने पेरेंट्स के साथ ईमानदार हो, मुझे लगा जहाँ तक, ठीक है, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो एक टीचर तो साइकेट्रिस्ट होता है, उसको पता होता है सारा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो पहला ही है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रही है क्लास या आपने पढ़ा हुआ है, यू शुड बी अ गुड लिसनर। ये आपको हेल्प करेगा। कल गॉड नोज आप कल कहाँ होंगे, कौन सा ऑफिसर होंगे, कहीं पे जॉब करेंगे, ये आपको हेल्प करेगा वहाँ पे, ठीक है। ये जो अपने अंदर क्वालिटीज लाओगे ना, किसी का कुछ नहीं जाएगा ना, किसी को मिलेगा, वो आपको ही मिलेगा। आप अगर सिंसियर रहेंगे, गुस्से को कंट्रोल करेंगे, लिसनिंग पावर रखेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो क्वालिटीज आएंगी और कल एक अच्छा एसेट बनेंगे सोसाइटी के लिए आप, ठीक है। तो वही मैंने कहा कि खुद पे चेंज करके, तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे आप लोगों की लगती है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, वाटर इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन मोस्टली हम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम जब सॉइल को पढ़ते हैं, ये थोड़ा मैं रिलेट करूँगा इनके साथ, थोड़ा ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये होता था, इसका मतलब है कुछ ऐसी जगहें थी, हर जगह इरिगेशन हम नहीं करते हैं, करते नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि सॉइल होता है, सॉइल के अलग अलग टाइप्स हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लिटरेट सॉइल, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका रेड सॉइल, ठीक है, माउंटेनस सॉइल, अब और भी बहुत सारी टाइप्स है। तो सॉइल के साथ साथ आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया क्लाइमेट। ये दो चीज़ें मिला के हम क्या करते हैं, हम किसी भी क्रॉप की अच्छी कल्टीवेशन, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। ये चीज़ें चेंज हो गई अगर, जैसे क्लाइमेट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, वीट की एग्जांपल दूंगा। वीट को मोस्टली अगर हम नवंबर दिसंबर में उगाते हैं, ठीक है, बोने के टाइम में, पकने के टाइम में थोड़ा क्लाइमेट उसको, फिर हम जाके जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर उस टाइम में हम काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। सपोज करो बोने के टाइम में क्लाइमेट उसको फेवरेबल मिला, फेवरेबल क्लाइमेटिकल कंडीशंस, और पकने के टाइम में क्लाइमेट उसको ठीक रहा, मगर जब काटने का टाइम आया उसका, तब उससे थोड़ा सा पहले क्लाइमेट बहुत ठंडा था, गर्म चाहिए था, थोड़ा सा गर्म, थोड़ा इंक्रीज, मगर बहुत नीचे चला गया, फसल खराब, ठीक है। ऐसा ही होता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ जगहों पे फिर क्या होता है, ये तो रिक्वायरमेंट्स है ना, कुछ जगहों पे क्या होता है, पानी, कोई ऐसा क्रॉप है जिसको बहुत गर्म चाहिए, वो क्या टेम्परेचर चाहिए, तो जब गर्म टेम्परेचर चाहिए तो साथ में उसको वाटर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब बोलोगे सर ये तो गड़बड़ है, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर गर्म होगा वहाँ पे हमेशा स्कार्सिटी ऑफ वाटर रहता है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे पानी कैसे देते हैं, हाँ, ट्यूबवेल्स के थ्रू और कैनल्स के, नहरों के थ्रू, नालियाँ छोटी छोटी सी बनाई, या स्प्रिंग वाला एरिया है, वहाँ से जो चश्मा है, बोलियाँ हैं, वहाँ से खेतों को थोड़ा थोड़ा पानी दिया, ठीक है। मगर अगर ज़्यादा बड़े बड़े फार्म्स है तो आपको फिर वाटर रिजर्वाइर्स बनाने पड़ते हैं, गाँवों को भी पानी जाता है, एरियाज़ को भी पानी जाता है। दूसरा, वही पानी तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते इरिगेशन के लिए, मगर वाटर हार्वेस्टिंग वाला कर सकते हैं हम। वाटर हार्वेस्टिंग, ये जो मेथड्स है ना वाटर हार्वेस्टिंग, दिस इज़ अ मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल मेथड, जहाँ पे हम पानी को रन ऑफ होने से बचाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि एरिड, सेमी एरिड एरिया में आप इरिगेशन कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जहाँ प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल बहुत कम होता है। ये कहता है यहाँ पे कि फिर हम ऊपर वो आर्टिफिशियल बनाई, वो टैंक्स बनाए, उसमें पानी जो है बारिश का जमा हो जाता है, फिर वो हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, इरिगेशन के लिए, अगर पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी अदर पर्पसेस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये तो आपको समझ आ गया। डैम्स का तो बिल्कुल है, अब तो ये तो नहीं वो हमारी तरह, तो हम जैसे अगर डैम्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसकी मेन बेसिक यही रहती है टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ये तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए डैम्स को कंस्ट्रक्ट नहीं करते थे, फिर किस लिए डैम्स को बनाते थे?
डैम्स को ये लोग क्यों बनाते थे? पानी की एम्बैंकमेंट जो है ना, मतलब पानी को रोकना। सपोज करो बहुत बड़ा है, यहाँ पे इन्होंने इसका फ्लो कम कर दिया, तो यहाँ से यहाँ आता है, इसका ये बड़ा नैरो हो गया पैसेज अब, ठीक है। पहले क्या था? पहले पानी यहाँ से बहता था, यहाँ से बहता था पानी, वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या होगा? अब जब डैम बन गया, अब क्या हो गया? इसका वॉल्यूम हो गया कम। तो यहां पे जो ये खाली एरिया है, यहां पे, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ते हो, इंडियन रिवर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू, मतलब दो में है, एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और हिमालय रिवर सिस्टम, ठीक है। जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है वो सीजनल है, और जो हिमालय रिवर सिस्टम है वो क्या है? वो फेरिनल है। फेरिनल है मीन्स वो थ्रू आउट द ईयर वो बहता रहता है। और जो थ्रू आउट द ईयर जो हिमालय रिवर सिस्टम है, लाइक द गंगा या बाकी है, उनमें क्या होता है? उनमें इरोजनल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। मतलब सपोज करो ये ग्लेशियर्स है हिमालय के, ये मेल्ट होते हैं, और ये आपको पता है थ्रू आउट द ईयर बर्फ से ढके रहते हैं। अब यहाँ से कोई पर्टिकुलर रिवर आ रहा है, ये बह रहा है, इसकी सोर्स ये हिमालय के ग्लेशियर्स हैं। अब यहाँ पे आया तो इसका ये वाला वॉल्यूम है, ये वाला, दिस वन, आउटर वन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब बरसातें होंगी तो बरसातों में इसकी लेवल बढ़ जाएगी कि नहीं? बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो फ्लड आएगा, मीन्स यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। इसी को कहते हैं इरोजनल एक्टिविटी इनमें ज़्यादा होती है। मगर आपको पता है कि उससे बेनिफिट भी होता है कि फ्लड आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारे सैंड, सेडिमेंट्स लाता है, मिनरल्स लाता है, और वो सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हेंस करने में हेल्प करता है। आपने पढ़ा होगा ह्यूमस तो पढ़ा है ना, जब सॉइल का आप पढ़ते हो, पढ़ा है नहीं? सारी कहानी तो इसी की होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप, जैसे एक क्या है मैं आपको बताता हूं, एक एनिमल है, वो क्या करता है, उसके दांत ना चूहे की तरह है वो, मगर बहुत बड़ा है वो, उसके दांत मतलब इतने तेज है, वो अपने दांत से पेड़ की खाल, पेड़ की ब्रांच को तोड़ता है, मतलब आरी की तरह उसके दांत होते हैं बड़े बड़े। ऐसे करते करते फिर क्या करता है वो ना, जैसे कहीं से कोई छोटा नाला बह रहा है तो उस वहाँ पे बना देता है वो, लकड़ी इकट्ठा करता है, तो वहाँ पे बनाएगा एक ना अपने लिए ऐसे वो शेड जैसा। उससे क्या होता है, उससे ये पानी का जो बहाव यहाँ जा रहा है ये कम हो जाता है नीचे साइड। जब पानी का बहाव इस साइड से कम हो जाता है तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसमें? इको सिस्टम में, ठीक है। फिर जब ये हट जाता है फिर इस साइड से, अब मैंने कहा ये वाला एरिया है तो यहाँ पे ग्रो करेगा, यहाँ पे कोई कुछ क्रिएचर्स होंगे, ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। फिर थोड़ा बांध छोड़ दिया, फिर इस साइड से आया, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे है कि एक तो ये अपने खुद के इस्तेमाल के लिए करते होंगे इसका डैम का, ठीक है। दूसरा इकोसिस्टम को हेल्प करने के लिए भी करते होंगे, ठीक है। क्योंकि पानी के बहाव को जब आप रोकते हैं तो वो तो बेनिफिशियल ही है ना अपने हिसाब से। आप उसका क्या करते हो, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, बड़ा हमारे कहा जाता नहीं जी, जम्मू कश्मीर में बड़ा पोटेंशियल है जी, बड़ा पोटेंशियल है, हर एक रिवर यहीं से जा रहा है, यहीं से जा रहा है। बिजली की क्यों है इतनी, लोगों को नहीं पता है। ये वाला नजर नहीं आ रहा, ये वाला समझाता हूँ मैं आपको। देखो अब सपोज करो यहाँ से कोई रिवर आ रहा है, वो यहाँ जा रहा है, वो यहाँ जा रहा है, ठीक है। अब वो इस पाकिस्तान को भी दे रहा है, वो पाकिस्तान भी उस पर डिपेंड है। अब रिवर है, रिवर तो अपना वो चैनल जो है उसको तो नहीं करेगा ना इधर उधर, तो वो क्या कर रहा है, यस हाँ थैंक यू भैया, पता क्या, देखो अब वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा किसको, वो पाकिस्तान के लोगों को भी जा रहा है वही पानी पंजाब के और दिल्ली के लोगों को भी जा रहा है, तो आप पानी को थोड़ी रोक सकते हो। ये आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े ओशंस, बड़े बड़े सीज होते हैं, ये प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं होती है, ठीक है। जो मतलब आप आपके डिमार्केटेड लाइन के बाहर आते हैं, ठीक है, वो कॉमन होते हैं, उनके ऊपर अगर कोई नेविगेशन कर रहा है तो कॉमन है। उसमें जो गवर्न करता है वो इंटरनेशनल लॉ है,
इंटरनेशनल लॉ उसको गवर्न करता है, ठीक है। अब सपोज करो रावी है, एग्जाम्पल है, रावी है, सतलुज है, चिनाब है, वो जी जम्मू कश्मीर से होके जा रहे हैं पंजाब साइड से और आधे जा रहे हैं पाकिस्तान साइड से, और वहाँ के लोग उस पर डिपेंड है। जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट उठी, उन्होंने डैम बनाया और डैम में जो मेगावाट है वो बहुत ज़्यादा रखा। पाकिस्तान के लोगों ने क्राई किया, कहा कि भाई हम तो। दूसरा ये है कि अगर उन्होंने डैम बनाया कम मेगावाट का, उन्होंने ये भी आगे कंसर्न किया कि वॉर के टाइम में क्या पता ये डैम बनाकर पानी को पूरा कंट्रोल कर दें, हम तो बहुत नुकसान में रहेंगे। फिर क्या है, फिर इसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बनी है, ठीक है, जो बाइंड करती है दोनों कंट्रीज़ को कि उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर मेगावाट से ज़्यादा आप बिजली की खपत नहीं कर सकते, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा जनरेट नहीं कर सकते। तो वही है कि पोटेंशियल है, लोगों को लगता है पोटेंशियल है, भाई पोटेंशियल है बट वो नेचुरल रिसोर्स है, वो कुछ हद तक वो कॉमन टू ऑल है, मीन्स वही जाके पानी जो है वो बाकी स्टेट्स में आ रहा है, वही जाके पाकिस्तान में भी जा रहा है, तो आप उसके मालिक नहीं बनते, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डैम्स के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, नुकसान भी है उसके बहुत ज़्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि डैम जो है वो इनको जो है वो इसका ये लीक हुआ या फ्लड आया, ये क्या बोलते हैं उसको, लेवल बढ़ गया है, तो उसकी वजह से भी हुआ, ये भी क्योंकि अब एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे डाउनफॉल में, रीज़न कुछ भी रहा है मगर मोस्ट एक्सेप्टेबल यही है, नेचुरल तरीके से होंगे। स्लोली ऐसा तो नहीं कि एक दिन में ही सारे खत्म हो गए होंगे, क्योंकि जब आप लेटर वाला पढ़ोगे तो खात्मा कैसे होता है, स्लोली होता है ना। क्योंकि अब मैं आपको एक फैक्ट भी बताऊंगा, इसके साथ मैं एग्री करता हूँ, क्यों, क्योंकि आपने जियो में पढ़ी होगी एक थियरी माल्थस थियरी, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दूसरा होता है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब यह है कि आबादी, मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये टॉपिक्स है ना आपको, ये इकोनॉमिक्स के इधर, ये आपको सब पता होने चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो फिर गड़बड़ है। देखो माल्थस क्या कहता है, माल्थस कहता है कि अगर रिसोर्स यहाँ तक है और आबादी यहाँ तक है और आबादी बढ़ जाती है, कोई बात नहीं, फिर ऐसा टाइम आता है आबादी यहाँ चली जाती है, ठीक है। पॉपुलेशन, रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। हमारी जो डिमांड्स है वो अनलिमिटेड है, उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कम है, तो रिसोर्सेज उतने ही रहेंगे। पॉपुलेशन है बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, तो ठीक है भाई, यहाँ तक बढ़ी तो चलो कोई नहीं, गवर्नमेंट कोई ना कोई अल्टरनेट करके किसी ना किसी तरीके से कर लेगी मैनेज, बट यहाँ जब चला गया ना तो ये वाला जो मैक्सिमम ये वाला है, इसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि आपके पास आबादी इतनी बढ़ गई है कि आपके पास नई आबादी के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल है ही नहीं। आप अल्टरनेट करें, साइंटिफिक तरीके करें, कुछ नहीं हो ही नहीं सकता। उससे स्टार्वेशन होगा, उससे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उससे डिजीजेज होगी, उससे आपकी इकोनॉमी में जो बजट होगा वो डेफिसिट होगा, सारा मतलब बुरी हालत हो जाएगी, क्लैमिटीज़ पे क्लैमिटीज़। तो माल्थस कहता है कि नेचर क्या करता है, दो तरीके से, मतलब इसने चेक्स बताए हैं, पॉजिटिव चेक्स या नेगेटिव चेक्स है, ऐसे कुछ है। उसने कहा है नेचर क्या करता है, बैलेंस कर लेता है। कि आपने हर वक्त देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद दुनिया में कोई पैंडेमिक आएगा, कोई बीमारी आती है, तो आबादी या किसी एरिया में, मतलब नेचर बैलेंस कर लेता है। तो हम उसी थियरी से एग्री करते हैं कि वहाँ पे पहले कोई बीमारी फैली होगी, ठीक है, तो उससे आबादी कुछ ख़त्म हो गई होगी, बीच में कुछ दंगे शंगे हुए होंगे, ठीक है, उससे भी आबादी कम हुई होगी, बीच में फ्लड आया होगा, ठीक है। तो उनका सिस्टम जो बना, जो ये सभ्यता बनी, ये ग्रेजुअली ही डिक्लाइन हुई होगी। एक फैक्टर को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई ये फैक्टर था, इसकी वजह से इनको डाउनफॉल हुआ। देयर कैन बी सो मेनी फैक्टर्स, एंड व्हेन वी कंपाइल ऑल दीज फैक्टर्स, फिर ही जाके किसी भी सभ्यता का क्या होता है,
डाउनफॉल होता है। ठीक है, हाँ अच्छा, हाँ यार, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, फिर जाओगे आप। मुझे पता, यहाँ नज़दीक है मस्जिद कहीं? गोल मार्केट में। कितने बजे स्टार्ट होती है यहाँ? 1:30 बजे। ठीक है, फिर निकलो फिर आप। और किसने जाना है? हैं? जाना है आपने? 2 बजे? 2 बजे कहाँ पे होती है? खट्टी का तालाब बड़ी दूर है यार, ऊंचाई होगी। आए समझ? डाउनफॉल में मैं मतलब और पढ़ा लूँगा डिटेल में, उसकी टेंशन नहीं करना। अच्छा, ये जैसे आ गया, ये जो है मतलब ये ट्रेड करते थे, ठीक है, सी के थ्रू, सी वॉयजेस जो आ गए वो सिंपल है, इसमें कुछ उतना नहीं है। ओके, देन आया आपका राखीगढ़, अभी इम्पोर्टेंट सेंटर है। मिटा दूँ इसको? देखो, एनसीईआरटी से स्टार्ट करो सारे, और नेट शेट अभी ये अपने आप को ना पजल मत करो। नेट के ऊपर आपको दुनिया भर का डेटा मिलेगा, यूट्यूब पे दुनिया भर का डेटा मिलेगा आपको, नोट्स भी दुनिया भर के, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाओगे अगर यहाँ से लेने के बाद भी उधर भी नोट्स मिलेंगे, तो दुनिया भर का आपको इन टॉपिक्स का या बाकियों का डेटा मिल जाएगा, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि मुझे पहले एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, ठीक है, बाकी इधर उधर मत अपने दिमाग को ज़्यादा पजल मत करो। ठीक है, आप देखोगे, आप बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छा है, वो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसे पागल हो जाओगे। एनसीईआरटी से शुरुआत करो, ठीक है, उसके बाद जैसे एनसीईआरटीज़ में आपको लगेगा एकदम बिल्कुल, और एनसीईआरटीज़ को बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़ो, उससे आपको आपका ड्राफ्टिंग वाला भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। जब एनसीईआरटी हो जाएगा फिर उसके बाद आप कोई बुक्स से स्टार्ट कर दो, यहाँ के नोट्स हैं। हाँ, फिर आगे जो शॉर्ट नोट्स है उसका फिर डिपेंड करता है, मैं नहीं बनाता था ना, मैं आज बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट बुक से पढ़ता हूँ। हाँ, हाँ, क्योंकि 6th में ठीक है, बेसिक है, 6 to 12 ठीक है, बेसिक है। 6th भी अब बहुत अपडेटेड हो गई है, पहले नहीं थी, अब 6th स्टैंडर्ड की बहुत अपडेटेड हो गई है। हाँ, ठीक है, और कुछ मत, मैंने कहा ना, बस ये सोचो, बस एनसीईआरटी, और सोचो नहीं। आप लोग ये जो ये ऐसे फ्रिक्वेंटली स्विच करते हो ना इधर से उधर, फिर कोई अच्छी बुक देख ली, इसकी नितिन सिंघानिया की, पता नहीं किसकी, फलाने की, आपको मिल जाएगी, इसकी रोमिला थापड़ की, बहुत सारे ऐसे हैं, उसकी मिल जाएगी। एक और है जिसे मैं पढ़ता हूँ, द वंडर इंडिया वॉज, ठीक है, बहुत सारी ऐसी है, भीष्म की है कि किसकी है मुझे याद नहीं है। ऐसी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, हज़ारों किताबें मिलेंगी, बेस्ट से बेस्ट मिलेंगी आपको, और वो इन एग्ज़ाम्स के लिए सबसे बेस्ट है। मगर अभी वो टाइम नहीं है, तैयारी कर रहे हो तो तैयारी में आपको पता है कैसे करना है, ये चीज़ देखो। आपको नॉलेज नहीं लेना है, नॉलेज तो है, वो तो आ जाएगा तैयारी करते करते। आपको क्या करना है, या आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ, और तैयारी के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, बुक्स इकट्ठा करना नहीं है, डेटा इकट्ठा करना नहीं है। स्ट्रैटेजी के लिए आप एनसीईआरटीज़ पढ़ो, आराम से रुक रुक के वर्ड्स को अंडरलाइन करो, वर्ड्स मीनिंग को देखो। आप जो भी आप देखते हो, जब भी इनके इंटरव्यूज़ होते हैं टॉपर्स के, उनकी जो बोलचाल का तरीका होता है, मैक्सिमम कहाँ से आता है, वो उन्हें यहीं से पढ़ी होती है या पहले से पढ़ी होती है, वहीं से आता है। फिर जब आप कर लोगे, एनसीईआरटीज़ डन हो जाएंगी, और हाँ, फिर द मैगजीन्स, अब बहुत सारे बोलते हैं मनोरमा पढ़ो, बहुत सारे बोलते हैं ये पढ़ो, वो पढ़ो, जर्नल्स पढ़ो, ठीक है, वो फिर बाद में आया, पहले
यही है, सेम है। आप यूपीएससी का केएस का आप सेम है, ठीक है। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो समझो, और बेस्ट वे जो है ना, मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, वो यही करता हूँ कि अपने आप को आईएएस के लिए तैयार करो। उसके लिए जब आईएएस की कोचिंग आप लोगे ना, माइंड सेट है आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपका केएस ऐसे हो जाएगा। आईएएस अगर नहीं होता, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए केएस कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं? ये माइंड सेट होता है, ठीक है। सिलेबस ऑलमोस्ट अब सेम ही है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। वो पीएससी हमारा जो जेके पीएससी है वो चेपता है, यूपीएससी का ही सारा चेप देता है, वो कॉपी पेस्ट करता है सारा, ठीक है। ये चीज़ है। और कोशिश किया करो, अगर आप जैसे सपोज़ करो, अगर आपको आदत है थोड़ा नेट से भी सर्च करते हो, या बीच में आपको टॉपिक क्लियर है थोड़ा, सर अभी नहीं है या मैंने कोर्स कर दिया है, मुझे कोई डाउट आ रहा है, तो देखो यूट्यूब का बेनिफिट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब को डाउट क्लियरेंस के लिए यूट्यूब को अप्रोच करो। ऐसे नहीं, सपोज़ करो आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, कोई सोशोलॉजी का टॉपिक पढ़ लिया, इकोनॉमिक का टॉपिक पढ़ लिया, आपको 6 महीने हो गए, आपने कोचिंग कंप्लीट कर दी, सब समझ दिया, आप टीचर आपके पास नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप? तब यूट्यूब को आप क्या करो, ठीक है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम आता है ना, पढ़ा हुआ है मगर डाउट थोड़ा रहता है, तो मैं यूट्यूब में देखता हूँ। मतलब तैयार हो, भूल जाता है, होता है ना, ठीक है। भूलना इज समवट डिफरेंट, वो भूला है उधरी है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास डेस्कटॉप होता है, उसमें बहुत सारी फाइल होती है, फोल्डर्स होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर फाइल किस फोल्डर में याद ही नहीं है, मगर है, डिलीट नहीं हुई है, तो इधर है, वो आपने समझ लिया, पढ़ लिया मेरे से, मगर उसको फिर से रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए आपको यूट्यूब का एसेस करना है, उस चीज़ के लिए बना है। पूरा का पूरा यूट्यूब पे डिपेंड हो जाओगे, बेसिक्स जीरो है, तो ऐसे वो लड्डू देते हैं हम, तब देख लिया यूट्यूब, बस उसके लिए, ठीक है। एक चीज़ मैं बोलने वाला था, मुझे भूल ही गई। हाँ, तो ये अगर आप पढ़ रहे हो तो ये फ़ोन्स मत इस्तेमाल करो, यू शुड बाय अ वेरी चीप टैबलेट्स, ठीक है। उसमें थोड़ा स्क्रीन बड़ा है, क्योंकि लैपटॉप तो अब आउटडेटेड है, ठीक है। ज़्यादा पोर्टेबल आपका टैबलेट है, अच्छे से उस पर थोड़ा, क्यों, क्योंकि मोबाइल पे जब आप स्टडी करते हो, होता है किसी को आदत, सारी तैयारी करता है फिर और देखता है, होता है एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहा है यूट्यूब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मगर बेसिक स्ट्रांग है उसका, फिर जाएगा, लास्ट में जाना है आपने यूट्यूब को, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ गूगल सर्च किया, टैबलेट्स का इस्तेमाल करो स्टडी के लिए, मोबाइल का इस्तेमाल स्टडी के लिए मत करो, आपकी आइज़ के ऊपर स्ट्रेस बनेगा, क्योंकि उसका जो डिस्प्ले है वो ऑटोमेटिकली बहुत छोटा होता है, हेडेक होने लगेगी आपको, सर दर्द। टैबलेट में आपको बड़े मज़े से है, टैबलेट सस्ते मिल जाते हैं, 6-7 हज़ार के, कुछ नहीं होता, घर वालों को बोलो दे दो, उसमें क्या, कोई उसमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, स्टडी के लिए, ठीक है। अरे इधर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ग्रेजुएशन करते और आईएएस निकालते हैं, कोई नहीं है कि दे शुड फ्रॉम अ वेरी हाईली रिच क्लास स्कूल्स, ऐसा नहीं होता कि उनका जी पहले से प्रोफाइल, एकेडमिक प्रोफाइल बड़ा ज़बरदस्त है, वही केएस आईएएस कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग करना है, लिखना है, कौन सा अपने बंदे के साथ फाइट करनी है, या कौन सा उधर एग्ज़ाम ने आपको खा जाना है, ये जब सोचोगे ना, ये आप जब अप्रोच लेके चलेंगे ना, यार पढ़ना ही है, अंडरस्टैंड ही करना है मुझे, जब वो अंडरस्टैंड कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये एक ऐसी स्पार्क है कुछ करने की जो बुझ जाती है, 24 घंटे रहेगी फिर बुझ जाएगी, फिर जीरो हो जाओगे, जीरो मतलब हवा निकल जाती है। ये अपने अंदर लो जला के रखनी है तब तक जब तक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते, यह ह्यूमन नेचर है।
अभी इतना हमारे साथ इतना बुरा हुआ होगा, बहुत बुरा बता नहीं सकते। आपके अंदर एक वो आ गया, वो इंस्पिरेशन आ गई, करूँगा करूँगा, 2 महीने के बाद फुस, फिर चढ़ गए पहाड़ पे, फिर उतर गए। अपने अंदर वो कुछ करने की जो लो है ना, उसको जला के रखना है। और तब तक, ऐसा नहीं कि बस एग्जाम में दिया बैठ के, तब तक जब तक क्वालिफाई एग्जाम नहीं करते। ये ह्यूमन नेचर है यार। 1 साल तुमने इतनी मेहनत की, मतलब बहुत ज्यादा, और उसके बाद जैसे ही कुछ मार्क्स से रहे, सारी हवा निकल गई आपकी। वो नहीं करना है। तो वही है कि एक लो है, ठीक है, उसको जला के रखना है अपने अंदर, बार बार। अब जैसे कोई एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, तो हिंदू क्या करता है, अपने रिलीजन को फॉलो करता है, मुस्लिम भी अपने रिलीजन को फॉलो करता है। तो उनको अपने पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स को फॉलो करने के लिए उनको कितनी मुश्किलें होती है कि नहीं। इसको हम कहते हैं ईमान, फेथ, बिलीफ। वो बीच में बहुत बार वीक होता है। तो हिंदू कभी वीक हो जाएगा, वो गलत काम करेगा, बोलता नहीं मैंने नहीं करने गलत काम, ये पाप है। मुसलमान भी बोलेगा नहीं ये गुनाह है। वो अपने आप को दिन में उनके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं ना, डाइवर्जन के लिए, डिसेप्शन के लिए, मगर अपने आप को रोकते हैं, वो रोकते हैं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतने प्योर सोल हो जाए उनकी, कि उनके सामने जितनी भी बुरे पाप आए वो बोले हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें मोक्ष प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं होता। वो अपने आप को, जिसको कहते हैं सोबरिटी, अपने आप को उन चीज़ों से मतलब मन करता है मगर दूर रखते हैं, मन करता है फिर दूर रखते हैं, डाइवर्जेंस, वो होती है स्ट्रगल। वैसे ही है आपकी वो कुछ करने की लो, बुझेगी फिर जलानी है, बुझेगी फिर जलानी है। बीमार भी हो गया कभी कोई को बंदा, सारी हवा निकल गई। कुछ ऐसा हुआ, कोई बोलेगा यार तेरे से नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है आपके साथ, आपको अपना ड्रॉबैक दिखाई देता है कि यार मेरा आईक्यू लेवल थोड़ा कम है यार, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। आपको लगेगा कि आप में कुछ कमियां हैं, उससे भी आपकी वो लो है ना, जो वो आपकी बुझ जाती है, उसको जलाना है। मगर मेरी एक बात याद रखना, आपके अंदर अगर कोई कमी है, वो जो कमियां ऊपर वाला हमारे अंदर रखता है ना, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऊपर वाले ने कोई ना कोई कमी रखी, और उस कमी को उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर अमेंडमेंट की, और वो एक्सेप्शनल क्वालिटीज बन गई उनकी। एक लंगड़ा, या लंगड़ा छोड़ो, एक बंदा जिसके हाथ ही नहीं है, वो पाँव से ड्राइंग करता है और दुनिया के ग्रेटेस्ट पेंटर में आ गया। आपके अंदर जो पहले से गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं ना, वो बस ऊपर वाले ने उनको गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट की जो इंतहा है ना, वो जो उसकी जो लिमिट है वो उतनी रहेगी, उसमें वो कुछ अमेंडमेंट नहीं कर सकते। मगर जो हमें कमी होती है ना, उसमें हम उस कमी को खुद अमेंड करते हैं, करते फिर एक एक्सेप्शनल क्वालिटी बना लेते हैं उसको। तो इसलिए जो आपके अंदर कमियां है ना, वो इसको कमी मत समझो। अगर मेरी कमी है कि मैं ना हैंडराइटिंग अभी बड़ी स्लो है, उसके बाद आपने किया हार्डवर्क किया, बाद में सबसे ज़्यादा तेज़ हैंडराइटिंग आपकी है। ठीक है, अपने अंदर खामियां मत निकालो। और ऐसा फील आता है, हमें भी आता है। हमारा लॉ है ना, लॉ का सब्जेक्ट ऐसे है कि अगर 100 बार भी पढ़ेंगे ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता ही नहीं है, सब्जेक्टिव ऐसा है। ऐसा भी होगा आपके साथ कि इतनी तैयारी के बाद भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो अपने अंदर अपने आप को खुद ही करना है, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को छोड़ो यार। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ यू शुड इनिशियली डिस्कवर योर सेल्फ। इसमें हमारा है ये हमारा थर्ड वाला साइट है, RAKHI GA। हरियाणा में है ये, हरियाणा। ओ
इसमें लिखना है अपने एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, और पेंटेड, जो भी मिट्टी से बनाते थे वो मोस्टली पॉलिश्ड, बड़े पेंटेड होते थे, वो उसके भी एविडेंसेस फाउंड किए जाते हैं। इसमें उतना कुछ नहीं है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पाकिस्तान सिंध वाला, कल भी बढ़ाया था मैंने ये। यार ये मार्कर ही डेड है। ये आपको याद रखना है, ये सिंध है, सिंध पाकिस्तान। बैंगल फैक्ट्री, बैंगल्स, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल, अब कंफ्यूज नहीं होना इसमें, एक होता है कॉटन की कल्टीवेशन, दूसरा होता है कॉटन टेक्सटाइल, अलग अलग है, मतलब है एक ही चीज मगर डिफरेंस है। एक आया बैंगल्स के यहाँ फाउंड की गई है, बैंगल्स के सबसे ज़्यादा, और उसके बाद आया कॉटन टेक्सटाइल, अभी बताता हूँ। उसके बाद आया आपका नंबर ऑफ कॉपर टूल्स, कॉपर टूल्स, कॉपर का इस्तेमाल, कॉपर के बनाए हुए टूल्स फाउंड किए गए। लार्ज नंबर ऑफ कॉपर टूल्स, ठीक है। देखो टेक्सटाइल का क्या होता है, टेक्सटाइल जो कपड़ा है ना आपका वो होता है। कॉटन जो था कुछ जगहों पे उसकी कल्टीवेशन होती थी, वो वहाँ पे उगाया जाता था, और कॉटन यूज एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कॉटन को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट जो आ गया। उसके बाद जाके जब उससे हम जो चीज़ मतलब निकालेंगे, जैसे निकालो टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल से फिर कपड़ा बनाए, जो कपड़ा है दैट इज़ अ फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड जो बन के तैयार होता है आपका, ठीक है। तो टेक्सटाइल मीन जो कपड़ा है। देखो बहुत सारी मिनरल्स का इस्तेमाल करते थे वो, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के पॉलिशेस, जब वो पॉलिश्ड कोई अगर होता था उसके लिए वो अलग अलग उनका इस्तेमाल करते थे, वो मैं आगे बताऊंगा इसमें आपको। मतलब जैसे था, जैसे हम लोग करते हैं, हमारे पास मतलब पर्टिकुलर कोई जिप्सम है या बाकी अलग अलग कलर है, या पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है या रफ सरफेस है, ये मैक्सिमम हर किसी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। क्योंकि बिकॉज दे वर वेरी मच अवेयर अबाउट द मिनरल्स एंड देयर कंपोजिशन, ठीक है, इनको पता था। तो कोई उतना ज़्यादा नहीं था, मगर ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हम बनाते हैं ये वैसे बनाते थे। मतलब जैसे अगर कोई उन्होंने बनाया, कोई मिट्टी से कोई बनाया हुआ है, उसके बाद क्योंकि देखो ये क्या करते थे, कुछ ऐसे इनकी जो फिगर्स थी वो काफ़ी सॉलिड थी, कुछ ऐसी थी। मैक्सिमम जो टेराकोटा आप देखते हो वो उतना ज़्यादा सॉलिड नहीं होता था, ठीक है। तो अब जो जितने फाउंड किए गए हैं वो कम है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे ख़त्म हो गए होंगे, डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। तो कुछ ऐसे होते थे जो बहुत कंसोलिडेट होते थे, कुछ बहुत फ्रेजाइल होते थे, ठीक है। तो इसका मतलब है वो कंपोजिशन पे डिपेंड करता था, कंपोजिशन अच्छी होती होगी, ठीक है। क्योंकि जैसे भी आप देखते हो, क्योंकि जब भी ब्राउन एज की बात की जाती है, आपने देखा होगा कि जब आप आयरन को पढ़ते हैं तो आयरन में आप देखते हैं कि पर्टिकुलर कोई धातु है, उसमें उसकी कंपोजिशन वो वेरी करती है। कोई पूरा प्योर आयरन है, आयरन के भी अलग अलग टाइप्स है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में जब टिस्को जो कंपनी था, उससे पहले का हिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट था। जैसे आपने देखा होगा टीपू सुल्तान की तलवार, उसके बारे में वो जो म्यूज़ियम में है, वो यूके में है, यूके में एक म्यूज़ियम है, वहाँ है। वो जिस पर्टिकुलर जो है एक उससे बना हुआ, एक आयरन से बना हुआ है, जिसमें प्योर आयरन है। वो बड़ा, वो उसका ब्लेड बड़ा शार्प होता था, कुछ जो है कुछ डल भी होते हैं।
ये वो जानते थे कि किसको मिक्स करके क्या बनेगा। इनका जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन अगर हम देखें, ये भी अच्छा था, ठीक ठाक था। पाउडर का पता था इनको, किस कौन सा कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। हाँ, both because there are so many evidences about the gold rings. हाँ, मे बी क्योंकि जब हम इसमें पढ़ेंगे कि कोस्टल सिटीज़ थी कुछ रिच सिटीज़ थी, कुछ कंट्री साइड की सिटीज़ थी, तो करते होंगे, क्योंकि सारे के सारे रिच तो नहीं होंगे ना, क्योंकि सोसाइटी तो होमोजीनियस नहीं हो सकती ना, हेट्रोजीनियस हो गई, ठीक है। हेट्रोजीनियस में कुछ गरीब होंगे, ठीक है, तो वो अगर अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे गोल्ड या बाकी का, तो वो कोई ना कोई, क्योंकि देखो हम जो लगाते हैं आज के टाइम में, अब सपोज करो एक बंदे ने गोल्ड का ब्रेसलेट लगाया है, दूसरे ने सिल्वर का लगाया है, एक ने नॉर्मल सा कोई लगाया हुआ है, ठीक है, तो अब अपने हिसाब से हम भी वही करते हैं ना, ठीक है। तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम इसलिए नहीं लगाते कि किसी को शो ऑफ करने के लिए, हम इसलिए लगाते हैं फॉर आवर सेटिस्फेक्शन, फॉर द ट्रेंडिंग फैशन जो है, तो वो फैशनेबल थे, वो डिपेंड करता था, वो वेरी करता था। अगर बॉन्स का है या मैक्सिमम तो मेटल का ही होता था, ठीक है, पर आयरन का नहीं था, ठीक है, गोल्ड का भी था। मगर ये कह सकते हैं कि ये ठीक है, क्योंकि इनका ट्रेड इतना फ्लरिश था, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब ट्रेड फ्लरिश करता है तो ऑटोमेटिकली वो तो फिर वो पूरा का पूरा एरिया रीच हो गया ना, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हो पर कैपिटा इनकम, आप जब भी इकोनॉमिक्स में आप आते हो, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो इकोनॉमी में आप पढ़ते हो सबसे पहले उसमें माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। तो मैक्रो तो तभी होगा ना जब माइक्रो होगा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगी, फिर ही जाके देश, हम तरक्की करेंगे तो देश तभी तरक्की करेगा ना, ठीक है। वैसे ही कि ये अगर एज अ होल तरक्की कर रहे थे, इसका मतलब है माइक्रो लेवल पे तरक्की हो रही थी, उसी से ये फ्लरिश कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों का जो मुझे लगता है पर कैपिटा इनकम या जो भी वो करते थे, वो वेल टू डू थे, ठीक थे, कोई कमी नहीं थी इनको उस हिसाब से। इसमें आ गया नेक्स्ट वाला, ये लिख दिया, इसमें कुछ रहा, टेक्सटाइल वाला समझ आया नहीं, ठीक है, जो कपड़ा होता है मोस्टली, जैसे हमें लगता है ना, हमें लगता है हमने अलग अलग ब्रांड के कपड़े लगाए हैं, यूएस पोलो के लगाए हैं, कैल्विन क्लाइन के लगाए हैं, इसके लगाए हैं, प्यूमा के लगाए, इसके लगाए। आपको पता है ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये सारे 3-4 ब्रांड्स होंगे, ये एक ही जगह से टेक्सटाइल लेते हैं। बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश हमें लगता है वो क्या है, काले काले लोग हैं, वो ऐसे कुछ नहीं है, अरे वो बहुत ज़बरदस्त कंट्री है वो, ठीक है। वहाँ पे रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा वुडलैंड के होगा, प्यूमा का होगा, या कोई छोटा मोटा ब्रांड होगा, वो एक ही लेंगे, उससे टेक्सटाइल सेम होगा टेक्सटाइल, ठीक है। उसके बाद वो ठप्पा लगाते हैं, सीके का ठप्पा लगाएंगे, छोटे छोटे ब्रांड का भी, ठीक है। रेट फिर वो ब्रांड का लगाते हैं, क्वालिटी का नहीं लगाते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट अ टेक्सटाइल, ठीक है। फिर उसी से बनाया, जीन्स बनाया, कुछ बनाया, वही कॉटन ने। तो वहाँ पे जहाँ हम कॉटन की कल्टीवेशन की बात करें, वहाँ कॉटन एज ए रॉ मटेरियल ले रहे हैं, वो उगा रहे हैं उसको, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है कॉटन टेक्सटाइल एविडेंसेस है, इट मीन्स यहाँ पे फैक्ट्रीज होंगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट्री का मतलब क्या आ गया कि जगह जहाँ पे वो टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करते होंगे, ठीक है। तो सोचो ये कितने एडवांस थे। मिटा दो इसको। अब ये हरियाणा में कैसे याद रखोगे मुझे पता नहीं है, ठीक है, कर लेना, आपके लिखोगे कोई ना कोई बड़ा जो भी फॉर्मूला आपका होगा, 2-3 बार लिख कर पढ़ो, याद रह जाएगा, नहीं बोलेगा। मगर एक प्रॉब्लम आएगी आपको इसमें, ये साइट्स आपको लिख कर ही याद करनी पड़ेंगी। इसमें ये तो चलो याद रह जाएंगी, ये वाला हरियाणा में था, ये याद रह जाएगा, मगर जो भूलेगा आपको वो ये बोलेगा कि यहाँ पे क्या फ़ॉन्ट किया गया था, हाँ, उसके बाद वहाँ पे क्या फ़ॉन्ट किया गया था, यहाँ पे क्या फ़ॉन्ट किया गया था, ये सारा मिक्सअप हो जाएगा, है, ये मिक्सअप हो जाएगा। डांसिंग गर्ल का है मोहनजोदारो में, वो तो चलो याद रहेगी, ठीक है, मगर ये जो आपकी कुछ है चीज़ें ऐसी, वो आपको बिल्कुल उसके लिए आपको लिख कर याद करनी पड़ेंगी। तो एक काम करना, एक चार्ट जैसा बना देना, ठीक है, चार्ट जैसा, बेसिक थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं लिखना उसमें, बस
चलो तब तक आप लोग ब्रेक ले लो, मैं चाय पी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। ये कौन सा वाला है, 4th है 5th है? हैं? हाँ 5th है, देख लो 5th है कि क्या है। ये राजस्थान में है। इसका याद करने का तरीका मैंने कल बताया था आपको। वो सेक्रीफाइसेस करते थे, और सेक्रीफाइस हम किसको देते हैं? काली को। बस सिंपल सी बात है, उससे याद आ जाएगा आपको। एक दो बार अगर फॉर्मूले इसमें नहीं लगाओगे भी, मुझे लगता है उतने टफ नहीं है, मगर टफ ये है कि कहाँ पे क्या फ़ोन किया था, वो टफ है, वो लिखना पड़ेगा, लिख के याद होगा, ऐसे नहीं। वेल्स मिक्स्ड क्रॉपिंग, देखो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, यू शुड बी वेरी स्मार्ट। एग्ज़ाम की मीनिंग ये नहीं है कि आपको नॉलेज इकट्ठा करना है, ठीक है? एग्ज़ाम का मीनिंग ये नहीं है कि नॉलेज इकट्ठा करना है, आपको तैयारी करनी है, और तैयारी करते करते नॉलेज तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। क्योंकि नॉलेज इकट्ठा करने बैठे हैं तो 2 साल लग जाएंगे तुम्हें हड़प्पा ही कवर करते करते। क्या क्या पढ़ोगे इसके ऊपर? क्या दुनिया भर की जितनी किताबें बनी हैं इसके ऊपर, वेरी फेमस इंडियन हिस्टोरियंस, क्या उनकी बुक सारी पढ़ लोगे? तो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है भाई हमने, तो उसके लिए आपको बहुत स्मार्ट बनना है। स्मार्ट का मतलब ये है स्ट्रैटेजी लेके चलनी है कि मुझे एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है। तो इनिशियली यू शुड नो अबाउट योर सिलेबस। आपके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए अपने सिलेबस की, 24 आवर्स आपके सामने, बार बार उसको देखना है, बार बार देखना है, बार बार देखना है जो पढ़ रहे हो। तो मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो है इंडियन हिस्ट्री, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कुछ भी आ सकता है। मगर कुछ भी आने का मतलब क्या है कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम है, क्या वो पूरा इंडियन हिस्ट्री का ही सारा डाल देगा, एंशिएंट वाला डालेगा? इसका मतलब है कि मुझे पता होना चाहिए कि जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि हड़प्पन का, जब तक हड़प्पन इंडियन हिस्ट्री है तब तक हड़प्पन का क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। कल मोदी के बाद अगर राहुल गांधी आएगा, वो बोलेगा हम हड़प्पन का चैप्टर हटा देंगे जैसे उसने मुगल वाला हटाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक है तो तब तक इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कुछ टॉपिक का नेचर ही ऐसे होता है। वैदिक के ऊपर ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, मगर टफ टफ क्वेश्चंस आएंगे, कम आएंगे, टफ वाले आएंगे, इसलिए पढ़ना है वो। दिल्ली सल्तनत के लिए मुगल्स वाला पोर्शन आ गया आपका, और भी कुछ ऐसे है जैसे पोस्ट गुप्ता पीरियड वाला आ गया पोर्शन, वेरी टफ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट मुझे पूरा पढ़ना है, मगर मुझे पता है वो कौन सा कहाँ से कितना आएगा। ये स्मार्टनेस होती है। उसके लिए आपको पहले क्या करना है कि आपको प्रीवियस पेपर्स वो सॉल्व करने हैं, जितने 2014 ऑनवर्ड्स आईएएस के सॉल्व कर लिए, ठीक है, अच्छे से बार बार देखा, उनमें क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मगर ध्यान में रहा कि कौन सा आया। अब एक क्वेश्चन भी अगर किसी से आ गया, सपोज करो वैदिक से एक क्वेश्चन नहीं आया, दूसरी बार कुछ भी नहीं आया, फिर और क्वेश्चन आया, इसका मतलब वैदिक वाला, फिर आपको ध्यान में रहेगा टॉपिक लेके चलना ना, देखना जैनिज्म से कितने क्वेश्चंस आए हैं, हड़प्पन के तो आते ही है,
2014 में जर्नलिज्म से कितना पूछा है उन्होंने? अगर कुछ भी नहीं पूछा है, सिर्फ 2014 ऑनवर्ड से 2-3 क्वेश्चन ही पूछे हैं, मगर ये नहीं सोचना कि फिर कभी कुछ पूछेंगे नहीं, क्या पता 4 क्वेश्चन इस बार डाल दे। ठीक है, वो देखना है आपको। कभी कभी क्या करते हैं कि किसी को अनटच रखते हैं, मगर ये गेम खेलते हैं ना, गैम्बल करता है ना एग्जामिनर, आपके साथ गैम्बल करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पेपर डाला हुआ है। वो थोड़ी पेपर ऐसे डालेगा कि भाई सारे, फिर तो सारे क्वालिफाई हो जाएंगे ना। वो आपको बिल्कुल, आपके लिए वो एक समझो एक चेस है, आप चेस खेल रहे हो, आप ये चीज़ लेके चलो कि वो कुछ ईजी नहीं है, वो टफ होगा। तो इसलिए आपका स्मार्ट स्टडी करना, स्मार्ट स्टडी डजंट मीन कि अगर यूट्यूब पे आपने सब्सक्रिप्शन ली है किसी चैनल की, सपोज करो अच्छा पढ़ाते हैं या यहाँ के सर किसी टीचर की ली हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो 30 मिनट की वीडियो होगी मैं 15 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। फास्ट पढ़ते हैं ना वो है, वो नहीं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का मतलब है आपको दिखना है यार मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, मुझे कोई दुनिया का गौतम बुद्धा नहीं बनना है मुझे। ठीक, ये चीज़ होती है। इसमें ये लिख दिया फायर अल्टास। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे, तुम लोग ग्रुप स्टडी करते हो? मगर अकेले पढ़ते हो, किसी के साथ बैठ के पढ़ते हो? देखो, ग्रुप स्टडी इज़ अ मिथ, बट अगर आपको एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनानी है, उसके लिए आप 2 पर्सन्स लेके चलो। अपने साथ एक पर्सन रखो, अकेले पढ़ोगे पागल हो जाओगे। अगर कोई मिल रहा है पार्टनर ठीक है, नहीं मिल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं है। उससे ये होगा कि सपोज करो आपने 2 से ज़्यादा नहीं, तीसरे वाला हमेशा काम खराब करेगा, चाहे वो तीनों के तीनों टॉपर्स रहे होंगे, मगर तीसरा हमेशा काम खराब करता है। क्यों? क्योंकि फिर क्या हो जाएगी, वहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है, एक वो गलत ठहराता है, दूसरा करेगा नहीं। 2 आपने चूज़ करना है, मगर देखना है कि वो आपके साथ एग्री करता है कि नहीं, कि भाई चलो कोई नहीं, हफ्ते में 1 दिन, हर दिन नहीं, या मेरे घर पे या कहीं पे भी कम से कम कुछ नहीं 2-3 घंटे, ज़्यादा नहीं 2-3 घंटे बस। और वो 2-3 घंटे बिल्कुल फोकस के साथ, क्योंकि जब आप पूरा का पूरा दिन निकालोगे उसके साथ, वो फिर गप्पे कहीं और चली जाती है। सिर्फ 2-3 घंटे आपने देना है हफ्ते में 1 बार, बाकी आपने सेल्फ स्टडी करनी है घर पे बैठ के। जब आप 6 दिन पढ़ रहे हो, फिर आप उस दोस्त से मिले, फिर उसको भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा, उसको भी हेल्प होगी, आपको भी हेल्प होगी कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। डाउट आ गया कहीं, आपस में पूछ लिया, वो गेट टुगेदर है, वो एक गेट टुगेदर है एटलीस्ट 2 से 3 घंटे की। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, रात को बैठ लिया या जो भी है। उसमें ये दिमाग में डाल देना कि अगर आपको ज़्यादा आता है, सपोज करो इसको ज़्यादा आता है, थोपना नहीं है इसके ऊपर, या इसको गलत नहीं ठहराना है। हमेशा ये मेरा एक जूनियर है, मैंने मतलब 7-8 साल प्रैक्टिस का रहा है मेरा टाइम, मगर मेरा ज़्यादा एग्ज़ाम्स में गया है। प्रैक्टिस में कोर्ट में कभी कभी जब केस आए तब गया, क्योंकि अभी भी टाइम है, एग्ज़ाम्स ही दे रहा हूँ मैं भी। ये होप है कि चलो लास्ट में अगर बंदे एग्ज़ाम मेरा कोई नहीं हो पाता है तो चलो मेरे पास लाइसेंस पड़ा, मेरे को प्रैक्टिस में कोई रोक नहीं सकता। मेरे को टीचिंग भी आती है 14 साल की, तो इंस्टीट्यूट ही खोल दूँगा अपना, है कि नहीं। देखो, पैसा कमाना बहुत आसान है, लाइफ की एक एम रखो। ठीक है, मैं 2 साल पॉलिटिक्स में भी था, 2 साल कि मैंने तब डिसाइड किया था मैं सिविल सर्विसेज में नहीं जाऊंगा। पहले केएस का दिया, फिर यूपीएससी से पहले की बात है, यूपीएससी से पहले की बात है। पॉलिटिक्स में 2 साल रहा मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो एट दैट टाइम आई वाज मतलब यूथ लीडर था अपने एरिया से, अच्छा था, प्रैक्टिस को भी लेके चला ये, तो मुझे लगा इसमें अच्छा जाएगा। फिर यू टर्न लिया मैंने, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो इंटेलेक्चुअल है वो मैं उससे अपनी सोसाइटी का भला करूँगा। बाद में मुझे पता चला है भला कुछ नहीं होने वाला है लोगों का, तो मैंने सोचा बेटर है कि मैं
यू टर्न लेके सिविल सर्विसेज की आईएएस की तैयारी क्यों नहीं करता? और फिर मैंने आईएएस की तैयारी की। मैंने कहा अगर मैं निकल जाता हूँ तो उससे भी तो मैं सोसाइटी की ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब मेरा एक ड्रीम है कि कल अगर सपोज करो मेरे जैसे बंदा, कि मेरी ये बिलीफ है कि एक लॉयर होता है ना, लॉयर एक टीचर होता है, कि जो वो प्लीड करता है वो लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मेरी एक ड्रीम है कि आपने आपको ना मैं एक गैजेट पोस्ट में कहीं देखना चाहता हूँ। अगर नहीं होता है, ऊपर वाले ने प्रैक्टिस में ही लिखा होगा या इंस्टीट्यूट्स में ही लिखा होगा, सपोज करो, ठीक है ठीक है। तो पैसा अर्न करना आप देखोगे, इधर रेडी वाला भी ना महीने का कुछ नहीं 30 से 40-50 हज़ार कमा लेता है, गोलगप्पे वाला, वो कुलचे वाला। अपना एक एम रखो, मनी आएगा ही आएगा, मनी ही कमाना है। आप कहीं पे भी जाओगे अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरा एक फास्ट फ्रेंड है वो यूके में है, वहाँ पे उसने ग्रीन कार्ड भी लिया हुआ है। एक और फ्रेंड है वो इटली में है, अब उससे कम बात होती है। इटली में क्या काम करता है वो? इटली में जैसे सेल्स बॉय होते हैं ना, बस फ़र्क इतना है कि वो उधर बड़े बड़े जो ब्रांड है, गुच्ची है, प्राडा है, वहाँ पे उनका वो सेल्स बॉय है। उसकी इनकम है 1.5 लाख, ठीक है। और क्या यहाँ पे क्या था, यहाँ आर्टी टीचर था, छोड़ दिया, वहाँ चला गया। अब मगर उसको यहाँ की लाइफ अच्छी लग रही है, ठीक है। पैसा, अगर पैसा ही कमाना है तो आप तो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। जब आपने एक ड्रीम किया हुआ ना, देखो सिविल जो सिविल सर्वेंट जो होता है ना, सिविल ऑफिसर होता है, एग्जाम जो आप क्वालिफाई कर रहे हो, ये आपकी एक ड्रीम है। और ये ड्रीम ये नहीं है कि यू हैव टू अर्न द मनी, मनी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस यही था कि आपने अपने आप को क्या करना है, जब भी आप सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी खुद करनी है 6 दिन, 7वें दिन किसी से, मगर उसके साथ आप मुझे लगता है आप करते होंगे, आपस में डिस्कशन करते होंगे, मगर वो ऐसा ना हो वहाँ लड़ने लग जाओ, वो नहीं करना। उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अकेले ही घुटते रहोगे तो फिर हो गया काम। ALTARS, इसको हम कहते हैं अग्नि विधि। अग्नि विधि अभी बताता हूं मैं। देखो पूछा था ये, हाँ देखो इसमें क्या था, ये घुमाने में इससे ध्यान रखना पड़ता है। देखो इसमें मिक्स क्रॉपिंग की कंसेप्ट थी, ठीक है। और ये मिक्स क्रॉपिंग कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। कि आपने क्या कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया किसी लैंड को, और यहाँ पे क्या किया आपने, पर्टिकुलर क्रॉप्स ग्रो किए, ठीक है। ये तो चलो मैंने फूल बना दिए, ठीक है। अब एक ये तरीका आ गया, दूसरा ये आ गया कि थोड़ा गैप देकर आप इकट्ठा ही 2 क्रॉप्स उगा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो क्रॉप्स जो एक्चुअली सूटेबल है उस सॉइल के लिए और सूटेबल है उस क्लाइमेट में, ठीक है, वही क्रॉप्स करेंगे। तो वही मिक्स्ड क्रॉपिंग की मीनिंग ही वही होती है। क्यों? बिकॉज आपके पास लैंड कम है, बिकॉज लैंड क्या है, फिक्स्ड है, इसको तो बढ़ा नहीं सकते ना। आपके पास इतना ही लैंड है तो इतना ही रहेगा ना, अब दूसरा है ही नहीं, उसको बढ़ा ही नहीं सकते। जैसे हम पढ़ते हैं कि हम हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं।
छोटे एरिया में छोटे ऐसा लैंड है ही नहीं, क्योंकि ज़मीन की कमी है, आबादी बढ़ रही है, फैक्ट्रीज, क्योंकि लैंड के बहुत सारे यूजेस है। तो अब जब लैंड के बहुत सारे यूजेस है तो उसी के ऊपर आप फॉरेस्ट भी आ रहा है, उसी में अब हाउसिंग भी आ रहा है, उसी में फैक्ट्रीज भी है, ठीक है, उसी में रोड्स भी है। तो ये कहता है कि फिर लैंड जो खेती बाड़ी के लिए ज़मीन है वो बहुत कम बचती है। तो कम में हम ज़्यादा उगा सकते हैं, हाँ उगा सकते हैं। जो हम कम में ज़्यादा उगाते हैं उसको हम कहते हैं इंटेंसिव टेक्निक या इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। तो ये भी उसी में कुछ हद तक आता है कि ज़मीन कम है और आप क्रॉप्स ज़्यादा लेने के लिए, आप ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए आप क्या करते हैं, आप क्या है मिक्स कर लेते हैं, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, रोटेशनल क्रॉप्स से आप कर सकते हैं। रोटेशनल क्रॉप्स में क्या होता है, कुछ देर के लिए आपने सॉइल बहुत फर्टाइल है, कुछ देर के लिए एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाया, फिर रेस्ट नहीं दिया, फिर दूसरा क्रॉप उगाया, या एट ए टाइम 2 क्रॉप्स उगा रहे हो या मिक्स करके उगा रहे हो किसी भी तरीके से। ये जो इसके लिए जो ये माइंड बनता है ना, अब हम जो खेती बाड़ी इवन की आज भी करते हैं वो है हमारी खेती बाड़ी कौन सी, सबसिस्टेंस फार्मिंग। काऊ डंग का इस्तेमाल करते हैं, मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। वो आया, वो ये ओल्ड तरीका है हमारा, ठीक है। ये जो थे इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि खेती बाड़ी में भी ये बहुत एडवांस थे, ठीक है, टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे ये। और कुएं का तो चलो ठीक है, मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहाँ पे ये इंडिविजुअली जो है वो इन्होंने रखे थे, पर्सनली भी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया कि जोते हुए खेत, इसकी एविडेंस भी मिल जाती है। सबसे पहले यही फाउंड किया गया है, इसी जगह पे, ठीक है। और हम वो इसलिए करते हैं, फिर उसकी अलग वो है कि सीड्स आसानी से डिस्पर्स हो, ठीक है, पानी जाए अच्छे से, तो अलग अलग तरीके से हम उनको खेतों को जोतते हैं, तो वो अलग टॉपिक है, छोड़ो उसको। फिर ये आ गया हवन करवाते हैं ना, हवन कहीं पे आपने देखा होगा, रिलीजियस सेरेमनीज हिंदू में करवाते हैं, तो वो इस टाइप का ऐसे बना होता है जिसमें वो कोई ना कोई जो है क्या कर रहे होते हैं, मतलब कोई विधि कर रहे होते हैं, आग जलाई या कोई जैसे, ठीक है, अग्निविधि मतलब कोई रिलीजियस प्रैक्टिस हो रही है, सेरेमनी हो रही है, आग को जलाया जा रहा है, ये वर्शिप की जा रही है। क्योंकि ये क्या करते थे, ये वर्शिप करते थे किसकी, देवी देवताओं के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी वर्शिप करते थे, ठीक है। आया समझ कि नहीं, ठीक है। अरे जैसे बीच में ऐसे सेंटर है बना हुआ है, उसमें आग है, बड़े बड़े जो हवन होते हैं उनके लिए बनाया होता है, वो अग्नि विधि के लिए सेरेमनी आ गई, जिसमें वो अग्नि देवता जो आ गए, ठीक है, उनको खुश करने के लिए कोई कर रहे हैं या कोई भी जो भी वट एवर, ठीक है। इसकी एविडेंसेस फोन किए गए हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एक और जगह है, वो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है वो, मिटा दूँ ये, मुझे लगता है अब आपको हरापन थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस गया है, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, घुस जाएगा, टेंशन नहीं लो। ऑब्वियस है, आगे आगे अब एविडेंसेस मिलते हैं, आगे जैसे जैसे मिलेंगे तो वो भी प्रूव हो जाएगा। मगर एक्चुअली जो लोकलाइज था यही एरिया है, क्योंकि वो तो ये नहीं साबित कर सकता है ना कि कोई एविडेंस उनकी मिल गई, तो क्या पता वो ट्रेडिंग के लिए होगी, वो उस एरिया के साथ, फार फ्लंग एरिया के साथ ट्रेड करते थे, इसलिए वहाँ वो एविडेंस फोन किए गए हैं। सेटलमेंट तो नहीं है ना, तो अर्लीस्ट सेटलमेंट इनका था इन्हीं एरियाज में, इसी से पता चलता है। साइट्स का मतलब ये है कि ये देवर लोकलाइज्ड, ठीक है, इसी के थ्रू तो ये हमारा सारा सिविलाइजेशन इनका स्टैंड करता है।
अगर ये फोन्स ये रिमेन्स नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलती एविडेंसेस, तो इनकी सिविलाइजेशन स्टैंड ही नहीं करती। देखो एक के बाद एक दुनिया में सिविलाइजेशन आई है गई है, कुछ ही एविडेंसेस के थ्रू अभी हमारे सामने स्टैंड है, और जो एविडेंसेस नहीं है इसका मतलब हमारे सामने स्टैंड नहीं है। बट दिस स्टिल एट दैट टाइम वो एग्जिस्ट करते थे, नहीं मिले। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ गॉड नोस। एक्सकेवेशन, आर्कियोलॉजी, साइंटिस्ट तो लगे हैं, हर वक्त लगे हैं, नई नई कोई चीज़ दरियाफत होती है, डिस्कवर होती है, नई नई, उसके ऊपर फिर अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो रही है। ठीक है, हरियाणा में है ये जगह, और ये जो जगह है हरियाणा में, ये याद रखना ये सबसे ओल्डेस्ट में आता है। ठीक है, ओल्डेस्ट डिस्कवरी। यहाँ जो साइट, ये साइट मानी जाती है सबसे ओल्डेस्ट डिस्कवरीज में। ठीक है, इसमें कैमल्स के बोन हैं, बाकी कुछ नहीं है। ऊँट के कैमल्स बोन हमें मिलते हैं, बस ज़्यादा आपने इसमें नहीं पढ़ना है, आपने कुछ कुछ के ध्यान में रखना है। हड़प्पन का देखूंगा अगर आज टाइम मिला, वैसे अब टाइम नहीं है, कल हड़प्पन का, मोहनजोदारो का पढ़ेंगे, कल कॉजेस को भी पढ़ लेंगे, रिलीजन वाला को भी पढ़ लेंगे। आज मेरी कोशिश थी मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें कुछ हिस्टोरियंस ने जो रिलीजियस के ऊपर बताया है, प्रोटो शिवा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता। ठीक है, टेराकोटा जो उन्होंने जो बताए हैं या फिगर्स बताए हैं शिवा के बारे में, हाँ, वो पूजा और किस किस की पूजा करते थे, ठीक है, तो वो बताता, मगर अब टाइम की कमी की वजह से। तो यहाँ पे हम श्योरली उसका मोहनजोदारो का आपने ध्यान में रखना है, हड़प्पन का ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आप लिख लो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुरकोटटा, प्रोनाउंस जैसे भी करो यार, उसमें कोई चक्कर नहीं है। हाँ, हमारी ये इंडियन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश, ये वेरी करती है। ठीक है, कोई डाटा बोलता है, कोई डेटा बोलता है, वेरी करता है, हार्डली मैटर्स, बट हमारी आपकी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। ओल्डेस्ट, मगर ये याद रखना ये ओल्डेस्ट वाली साइट है। पहले पता नहीं, मुझे याद नहीं था, फर्स्ट पहले दूसरी थी, अब ये है, याद रखना। और कैमल बोन्स, ये देख लेना, नंबरिंग कर लेना, मुझे भूल गया अब कौन सी नंबरिंग है। इसमें हॉर्स के बोन गुजरात में है ये। जब मूवी आई थी मोहनजोदारो ऋतिक रोशन की, वो तो चलो मूवीज़ वाले वो अपनी नानी की कहानी बनाते हैं, उनको कुछ पता होता नहीं है, हैं? वो उसमें वो अलग अलग से उनके बाद में मीम्स भी आजकल बनते हैं ठीक ठीक उनके, हैं? जैसे वो रावण का है, तो वो रावण का उसके ऊपर वो कौन सा है, वो मूवी आने वाली है यार, प्रभास की आने वाली है ना मूवी, क्या नाम है उसका? यार भूल ही गया मैं। ये कुछ पुत्र है, कुछ यार, कुछ ऐसे नाम है। तो उसमें क्या है, रावण बताया गया है। तो स्टार्टिंग में जो टीज़र था, तो टीज़र में क्या था, टीज़र में जो सैफ अली खान था ना, उन्होंने रावण ऐसा उसका बताया था कि लोगों ने उसके मीम्स बनाए, कहा ये तो जैसे कोई मुगल रूलर लग रहा है कोई, आदि पुरुष। ठीक है, अर्लीस्ट ह्यूमन जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब वो अपनी अपनी वो बनाते हैं उसमें। ठीक है, लोग कहाँ छोड़ते, लोग नहीं छोड़ते। अब ये कहता है कि तब उसमें क्या था कि तब बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया उनको, कहा कि इसने हॉर्सेस मूवी में दिखाए हैं, हॉर्सेस तो द पीपल ऑफ हड़प्पन पीपल वर नॉट दैट मच फैमिलियर विद द हॉर्सेस, नहीं थे। बाद में आहिस्ते से आहिस्ता अब देखो रिमेन्स फाउंड किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने तो एविडेंस के बेस पे हिस्टोरियन जैसा कहेंगे वैसे अपनी प्रिजम्पशन नहीं लेके चलनी है ना।
और जहाँ पे कोई डाउटफुल है, हिस्ट्री तो डाउटफुल ही है ना, मगर अब जैसे जैसे हिस्टोरियंस को मिलता है, जैसे उनकी इंटरप्रिटेशन होती है, हमने वही लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी वो है रोपड़, ये पंजाब में है भाई। इसका मैंने एक और बताया था कल, शायद लिखा है मैंने, और भी कुछ मुझे याद नहीं है अभी। ये पंजाब में है। इसमें क्या था, इसमें हमारे पास डॉग्स का मिलता है, डॉग को दफनाया गया ह्यूमन के साथ, वो उनके स्केलेटन्स हमें मिलते हैं। कॉपर के एक्सेस, ठीक है, इतना ही रखो, बाकी मोहनजोदाड़ो वाला अभी अभी बहुत है यार, वो हम कल कर लेंगे। कोई डाउट, कोई कुछ पूछो, मैं फिर क्लियर करता हूँ। ठहरो, क्या आ दूँ, क्या दे? मिट्टी को पकाया, पकाकर उससे जो है कोई ना कोई फिगर बनाई, टेराकोटा, ठीक है। तो बोट की शक्ल के उन्होंने फिगर्स बनाई मिट्टी की, वो है, ठीक है। मॉडल है, हमें मॉडल लिखना है, टेराकोटा मॉडल ऑफ बोट्स। सर वो ये जो कॉपी ट्रेड है ना, इसको है मैनचेस्टर और ये तरफ मैनचेस्टर का मतलब ये आ गया, जैसे यूके में जगह है, वो बेसिक है, सेंटर है, ठीक है, ज़्यादा ट्रेड एक्टिविटीज़ वहाँ होती है। तो ये कहता है हाँ, वो इसलिए उसको कहा गया है कि वो क्या है, यहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, मतलब कह सकते हो एक सेंटर था किसका, नहीं पूरा बोलो, कॉटन ट्रेड, हाँ, कॉटन की ट्रेड के लिए, ठीक है, यहाँ ही से जाता था बाहर, बाकी जो है ओवरसीज ट्रेड यहीं से जाती थी, एक बेस्ट सेंटर था, मेन था, इसलिए कहा जाता है। मतलब एक नेम है ना, कि जैसे हम कहते हैं जैसे ले लिया कि जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है, जैसे सपोज करो पाकिस्तान में एक एरिया होगा, उसको कहा जाता है बम्बई ऑफ पाकिस्तान। इसकी मीनिंग क्या आ गई, इसकी मीनिंग आई यहाँ बम्बई जाना जाता है ट्रेडिंग के लिए, सेक्टर है, उसको जाना जाता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, या जाना जाता है सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो इसलिए शायद वो वहाँ पे होता होगा। वैसे तो जो मैनचेस्टर नाम लिखा हुआ है उसकी चीज सिग्निफाई होती है कि यहाँ से बाकी एरियाज के लिए जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी उनके साथ ये एक्सटेंसिव स्केल में ट्रेड को किया करते थे, ठीक है। नहीं मुझे बताओ ना, मुझे नहीं पता है आप कितने बच्चे आए हैं, क्या है, कितने बैठे हैं, मुझे बताओ कि कितने बच्चे आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पे सीरियस है कि भाई करना ही करना है, ऐसा है कि चलो एक बार कोचिंग ले लेते हैं, सोचा है बस, फिर चाहे जब तक बूढ़े नहीं होते ना तब तक नहीं छोड़ना। मगर एक चीज ध्यान में रखना कि थोड़ा सा दिमाग यूज करना। हमारे जम्मू कश्मीर में अब ऐसा नहीं होता है कि जैसे यूपीएससी में होता है हर साल पेपर निकलता है, ठीक है, उसका हमारे यहाँ पे 5-6 साल के बाद निकलता है, फिर बंदा बूढ़ा हो जाता है। ध्यान में रखना कि साथ में बाकी एग्जाम्स के लिए भी जो है पूरा सा, ऐसे तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा बैठना है कि किस्ती पे सवार होना है आपको, मगर यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा स्मार्ट भी आपके
ऐसा ना हो कि IAS के चक्कर में बहुत सारों के करियर भी खत्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे मोटे एग्जाम्स देते नहीं है फिर, हैं? वो तो आपको वहाँ पे अपने दिमाग को भी दौड़ाना है कि नहीं मैं इसकी तैयारी तो कर रही हूँ, मेरे को इंडियन हिस्ट्री भी तैयार हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, इंडियन ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स भी तैयार हो गई, पॉलिटी भी तैयार हो गई, और उसके बाद करंट में भी अच्छी हूँ मैं। तो आप जो भी अच्छा खासा कोई एग्जाम आता है, नेट तहसीलदार का आता है, प्रिपेयर कर सकते, ठीक है, अगर एलिजिबल हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद और भी कोई SSB के एग्जाम्स आते हैं जो आपको लगते हैं ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे पहले है कि आप अपने आप को इकोनॉमिकली पहले क्या करो, सिक्योर कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कौन रोकेगा एग्जाम देने के लिए? फिर भी दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे एग्जाम देकर पहले टीचर लगे हो, उसके बाद बैठ की तैयारी की कि सिक्योर हो गए वो लोग, IAS निकाले उन्होंने बाद में, ठीक है। तो थोड़ा सा हो जाता है, ऐसा नहीं है तैयारी आप IAS की कर रहे हैं तो ज़ाया नहीं होती है, मगर क्योंकि उनकी जब तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सपोज करो कोई पोस्टें आई दूसरी, तो उनमें अगर आप 2 महीने उनको देंगे ऐसे निकाल देंगे, ये बात समझेंगे? वो तो फिर आप वहाँ पे निकाल देंगे ऐसे, वो नहीं चलना, ठीक है। और ये दिमाग में लेके चलो कि हर दिन मैंने आज कितनी प्रोग्रेस निकाली, आज मैंने कितना पढ़ा। कभी कभी होता है कि जैसे घर पे फंक्शन आ गया, तो फंक्शन 3-4 दिन के बाद है, तो आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास आज दिन में पढ़ लूंगी, चलो कोई नहीं, 1 घंटा ही दिया, आगे पीछे 5-6 घंटे देते, 1 घंटा दिया मगर दिया। जिस वक्त ये फील आएगा ना कि मेरा दिन ज़ाया हुआ है यार, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस उस टाइम आपकी वो मेन जीत है। बस ये लेके चलना है, बाकी कुछ नहीं है यार, बाकी सब बिजी है।